जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और हम कंटिन्यू करते हैं अपने हिस्ट्री लेक्चर को। मास नेशनलिज्म की अब बात करेंगे जो कि 1919 से देखने को मिलता है। तो अगर सबसे पहले हम देखें इस फेज़ में 1919 के आसपास वाले फेज़ में, तो हमें गांधी जी का इंडियन पॉलिटिक्स में एंट्रेंस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम गांधी जी के विषय में थोड़ा समझेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं और इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि हमें पता है कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में यानी 1869 में पोरबंदर गुजरात में होता है और इनके पिताजी दीवान रहते हैं यानी मिनिस्टर रहते हैं। और गांधी जी की पढ़ाई इंग्लैंड में होती है। 1893 में ये साउथ अफ्रीका जाते हैं और इसके बाद आप देखो तो ये दादा अब्दुल्ला के कनेक्शन में जाते हैं। ये इनके क्लाइंट होते हैं दादा अब्दुल्ला। इनके कुछ लीगल मामले होते हैं जिन्हें सुलझाने के लिए गांधी जी साउथ अफ्रीका जाते हैं। इसके बाद वहाँ पे ये काफ़ी सारी चीज़ें विटनेस करते हैं जिनमें रेसिज्म है, ह्यूमिलिएशन है, कई सारी चीज़ें ये देखते हैं कि एशियंस के साथ काफ़ी सारा रेसिज्म भी हो रहा है, राइट। तो इसके बाद फाइनली जो है गांधी जी 1915 में भारत आते हैं और हमें पता है कि जब ये भारत आते हैं, अच्छा थोड़ा टाइमलाइन पहले डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, तो 1869 में जन्म होता है। 1893 में ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को फेस करते हैं और 1894 में ये नटाल इंडियन कांग्रेस को फॉर्म करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नटाल इंडियन कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं। ये गांधी जी के द्वारा फॉर्म किया जाता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को फेस करने के लिए 1894 में। इसके बाद फिनिक्स सेटलमेंट है जो कि 1904 में इस्टेब्लिश किया जाता है। इसके बाद टोलेस्टॉय फॉर्म है। तो ये सारे जो हैं ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी के द्वारा। इसके बाद 1915 में कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं और 1918 में पहला हंगर स्ट्राइक हम देखते हैं। फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की हम बात करेंगे और चोरी चोरा के विषय में आपने पढ़ा होगा, 1922 में देखने को मिलता है चोरी चोरा में हत्याकांड। इसके बाद 1924 में ये बेलगाम जो कांग्रेस अधिवेशन होता है, इनके ये प्रेसिडेंट रहते हैं और इकलौते जो हैं वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहते हैं गांधी जी 1924 में कर्नाटक में। इसके बाद 1930 में दांडी मार्च है और 1931 में गांधी इरविन समझौता है। फिर आता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। फिर 1932 में है पूना पैक्ट। तो आज हम यहाँ तक कवर कर लेंगे अप्रॉक्स, ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। 1932 में ये हरिजन सेवक संघ को स्थापित करते हैं। 1934 में कांग्रेस से रिजाइन दे देते हैं। इसके बाद 1939 में एडोल्फ हिटलर को लेटर लिखते हैं। फिर आता है क्विट इंडिया मूवमेंट और फाइनली हम देखते हैं 1948 में ही वॉज असेसिनेटेड बाय नाथुराम गोडसे। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह की बात करेंगे। तो देखिए बात कुछ ऐसी है कि गांधी जी कब भारत आ गए हैं और भारत कब आए हैं, 9 जनवरी 1915 को। तो इसलिए हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। तो जब ये आए हैं भारत, तो बात कुछ ऐसी है कि चंपारण से पहले क्या स्टोरी रहती है वो हमें समझना जरूरी है। तो उस टाइम पे हो रहा होता है लखनऊ सेशन, हमने ये पढ़ा है। अब उस लखनऊ सेशन में गांधी जी भी शामिल रहते हैं। तो उस टाइम पे राजकुमार शुक्ला जी आते हैं बिहार से। ये एक किसान रहते हैं राजकुमार शुक्ला जी, बिहार के चंपारण में, और बेसिकली इंडिगो प्लांटर रहते हैं। ये गांधी जी से टाइम लेना चाहते हैं, इंडिगो प्लांटेशन के बारे में बात करना चाहते हैं कि किस तरीके से जो यूरोपियन प्लांटर्स हैं उन्होंने मजबूर करके रख दिया है किसानों को कि वो अपने 3/20 पार्ट में जो है वो इंडिगो उगाएं। जिन्हें इंडिगो नहीं पता उन्हें बता दूं, नील को कहते हैं और एक तरीके से ड्रेस में कलरिंग के लिए काम आता था। उसके बाद जर्मनी में सिंथेटिक डाई बन गई तो इसकी डिमांड काफ़ी घट गई। तो इससे किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा था। क्यों नुकसान हो रहा था? क्योंकि ज़मीनें काफ़ी ख़राब हो जाती हैं डाई से, और चूंकि डिमांड भी घट गई थी तो पैसे भी अच्छे नहीं मिल रहे थे। तो किसान उगाना नहीं चाह रहे थे, बट यूरोपियन प्लांटर मजबूर कर रहे थे कि आपको उगाना ही होगा। तो 19th सेंचुरी के एंड तक हम देखते हैं, हाँ जैसा मैंने बताया जर्मन सिंथेटिक डाई जो है इन्होंने इंडिगो को रिप्लेस कर दिया। तो यूरोपियन प्लांटर ने ज़बरदस्ती हाई रेंट्स की डिमांड करी और किसानों को ये कहा कि आपको 3/20 में जो है वो उगाना ही पड़ेगा, 3/20 पार्ट में। तो चूंकि ये हिंदी में 20 को काट कहते थे पहले, तो अगर कोई गांव वाले इलाके से होगा उन्हें पता होगा, ठीक है। तो ये 3 कठिया सिस्टम कहलाया, क्योंकि काट में से 3 वाला हिस्सा यानी 3/20। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे किसान जो है वो मजबूर हैं अपने प्रोडक्ट्स को यूरोपियंस जो रेट फिक्स कर रहे हैं उन प्राइसेस में बेचने में, जो कि ऑब्वियसली बहुत कम होगा। इसके बाद गांधी जी जो हैं वो ज्वाइन करते हैं, जो गांधी जी को ज्वाइन करने के लिए आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट रहते हैं। इसके बाद मजरूल हक हैं, ये भी काफ़ी बड़े लीडर थे। महादेव देसाई जी हैं, नरहरि पारिक जी हैं, JB कृपलानी जी भी हैं।
ये सभी चंपारण पहुंचते हैं इस मुद्दे की जांच करने के लिए। और इसके बाद देखो तो गांधी जी जो हैं वो आगे इस मामले को कंटिन्यू करते हैं। फाइनली जो अथॉरिटीज़ हैं जो गांधी जी की बातों को समझते हैं, और फाइनली गवर्नमेंट जो है वो एक कमेटी अपॉइंट करती है कि आखिर ये इतना बड़ा मुद्दा है तो इस पर प्रोब होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। और एट द एंड किसानों को जीत मिल जाती है। हालांकि देखिए केवल 25% ही जो मनी है वो कंपेंसेट हो पाती है। फिर भी गांधी जी कहते हैं कि हमारी जीत है, डेफिनेटली बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि बात पैसे की नहीं है, इसके अलावा जो है वो हम एक तरीके से अपनी बातों को मनवाने में भी समर्थ रहे हैं। ये भी एक एंगल है सोचने का। नाउ हम बात करेंगे अहमदाबाद के मील स्ट्राइक की। ये 1918 में देखने को मिला और ये गांधी जी का फर्स्ट हंगर स्ट्राइक था। हंगर स्ट्राइक का मतलब होता है भूख हड़ताल, मतलब खाने पीने का त्याग कर देना जब तक कि मांगे ना मानी जाए। तो 1918 की बात है, यानी 1918 की। तो कॉटन मिल ओनर्स और वर्कर्स, इनके बीच डिस्प्यूट है। क्या झगड़ा है? झगड़ा ये है कि प्लेग का ये बोनस चाहते हैं। उस टाइम पे प्लेग काफ़ी ज़्यादा फैल गई थी। प्लेग एक काफ़ी खतरनाक बीमारी है, ये काफ़ी तेज़ी से उस टाइम पे फैली थी। तो बेसिकली कॉटन मिल वर्कर्स ये चाहते थे कि जो एक तरीके से जो प्लेग हुआ है उसका बोनस मिलना चाहिए और ये चलते रहना चाहिए। तो इनमें जो मिल ओनर्स हैं, यानी जो जिन्होंने मिल फैक्ट्रीज को इस्टेब्लिश किया है, कॉटन मिल फैक्ट्रीज को, उनके जो मालिक हैं उन्होंने ये कह रहे थे कि हम केवल 20% हाइक दे पाएंगे। बट जो वर्कर्स हैं जो वर्क कर रहे हैं इन फैक्ट्रीज में, मिल ओनर्स की फैक्ट्रीज में, तो उनका ये कहना था, मिल्स में जो वर्क कर रहे हैं उनका ये कहना था कि हमें 20% नहीं चाहिए हाइक, हमें यहाँ पे 50% वेजेस में राइज चाहिए। ठीक है, तो ये मुद्दा था पूरा झगड़े का। तो फाइनली आप देखो तो मिल ओनर्स जो है वो कहते हैं कि नहीं 20% ही हम हाइक दे पाएंगे, तो वर्कर्स जो है स्ट्राइक में चले जाते हैं, ये तो काफ़ी कम है। तो इसके बाद क्या होता है, मामले और ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि मिल ओनर्स जो है वो वीवर्स को, बुनकर को जो वीविंग का काम कर रहे हैं उन्हें बॉम्बे से बुला लेते हैं, और उनके जो खुद के वर्कर्स रहते हैं जो कि स्ट्राइक पे उतर चुके हैं क्योंकि उन्हें सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए बिकॉज ऑफ प्लेग बोनस, वो जो है उन्हें हटा दिया जाता है। राइट, और जो वीवर्स हैं उन्हें बॉम्बे से बुला लिया जाता है। तो इस कारण से काफ़ी मामले ख़राब हो जाते हैं, और जो वर्कर्स रहते हैं मिल के वो अनुसुईया साराभाई जी के पास पहुंचते हैं कि न्याय की बात हो रही है तो आपको हेल्प करनी होगी। अनुसुईया साराभाई कौन है? तो ये एक सोशल वर्कर थी, काफ़ी फेमस, और ये अंबालाल साराभाई जी की बहन थी। अंबालाल साराभाई ये वन ऑफ द मिल ओनर हैं ये, ठीक है, गुजरात में। और इसके साथ ही आप देखो तो अहमदाबाद मिल ओनर्स एसोसिएशन जो था, ये नाम से स्पष्ट हो रहा है किस काम से होगा। बेसिकली ये एक संगठन होगा जिनमें मिल ओनर्स शामिल होंगे, इनके भी ये प्रेसिडेंट थे। तो अनुसुईया बहन गांधी जी के पास पहुंचती हैं और बेसिकली यही कहती हैं, मिल वर्कर्स को समझाती हैं, और गांधी जी को भी कहती हैं कि आप बीच मामले में एक तरीके से सेटलमेंट करवाइए। तो गांधी जी जो है वो अंबालाल के भाई, अंबालाल के दोस्त थे, फ्रेंड थे काफ़ी अच्छे। फिर भी इन्होंने कहा कि भले ही आप मिल ओनर हैं, अंबालाल जी को कहा भले ही आप मिल ओनर हैं मिल के, बट स्टिल जो है आप वर्कर्स की बात को भी समझिए, वर्कर के कोज को भी आपको लेना पड़ेगा। अनुसुईया बहन का भी यही कहना था, वर्कर्स की कोज जो है वो इंपॉर्टेंट है। और एक तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो फाइनली गांधी जी ने वर्कर्स को कहा कि हाँ आप स्ट्राइक पे डेफिनेटली जाइए, और 35% का हाइक, 35% वेजेस को इंक्रीज करिए। अच्छा, आपने ऑब्जर्व करा, मतलब गांधी जी जो है वो मध्यम मार्ग वाली बात कह रहे हैं, ना ही ये मिल वर्कर्स को पूरे तरीके से गलत ठहरा रहे हैं, ना ही ये बिल्कुल वर्कर्स को भी 100% सपोर्ट कर रहे हैं। और इसका रीज़न भी है ना, आप दोनों एंगल से सोचोगे तो आपको दोनों बातें समझ आएंगी। खैर हम आगे बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह की। तो ये हमें 1918 में देखने को मिलेगा। अब ये सारी चीज़ें मैं रिवाइज करवा दूंगा, उसकी चिंता आप ना लें। यह फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन था। अच्छा, नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है? असहयोग, यानी कोऑपरेट नहीं करना। अब ये किनकी कोऑपरेशन की बात हो रही है? ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट नहीं करना। 1918 में सुखाड़ देखने को मिलता है, ड्रॉट वाली सिचुएशन, यानी बारिश बहुत कम होती है, तो जो क्रॉप्स हैं वो फेल कर जाते हैं खेड़ा में। खेड़ा हमें पता है गुजरात का एक जिला है, तो काफ़ी कम प्रोड्यूस होगी। ऑब्वियस सी बात है, जब डॉट वाली सिचुएशन आ गई है तो काफ़ी कम प्रोड्यूस होगी। तो जो गुजरात सभा है जिनमें किसान शामिल थे, उन्होंने पिटीशन दायर करी, और उन्होंने जो गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स आया वो वही कह रहे थे कि नहीं आपको टैक्सेस देने ही पड़ेंगे, भले ही क्रॉप फेल कर गई, कुछ भी हो गया, बट आपको टैक्सेस देने ही पड़ेंगे, और अगर आप टैक्सेस नहीं दोगे तो आपकी ज़मीनें, आपकी प्रॉपर्टीज़ को सीज कर लिया जाएगा। तो गांधी जी हालांकि इस स्ट्रगल में स्पिरिचुअल लीडर के तौर पे थे, ठीक है। और जो मेन मैनेजमेंट था आप देखो तो
सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, इसके बाद और भी गांधीयंस हैं जिनमें नरहरि पारिक जी हैं, मोहनलाल पांडे जी हैं, रविशंकर व्यास जी हैं। ये सभी लोग जो हैं वो मेन पॉलिटिकल लीडरशिप को प्रोवाइड कर रहे थे, बेसिकली बता रहे थे कि कहाँ किस तरीके से जो संभालने हैं मोर्चे और किस तरीके से जो है वो गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचानी है। खैर कुछ क्वेश्चन कवर करते हैं ताकि कंप्लीट क्लैरिटी मिले। आप देखना इनमें ईयर 2024 में काफ़ी सारे सवाल हैं। तो इनमें यही कहना है इस क्वेश्चन में कि चंपारण सत्याग्रह का कौन सा परिणाम नहीं था, कौन सा कंसिक्वेंस नहीं था। पहला ये कह रहे हैं सराबेसी रेंट को घटा दिया गया 26%। दूसरा कह रहा है अबवाब को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। तीसरा कह रहे हैं ठेकेदारी सिस्टम को कंटिन्यू रहने दिया गया। चौथा कह रहे हैं जो तवन है, जो कि किसानों पर एक फाइन लगाई गई है, वो खत्म कर दी गई। अब ये फैक्ट्स मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, ना ही आपको किसी बुक में मिलेंगे, आई मीन स्टैंडर्ड बुक्स में मिलेंगे। तो क्या ऐसे क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं? नहीं। अब ये चीज़ मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पे सोचें, केवल आंसर पढ़ाना, फैक्ट पढ़ाना मेरा काम नहीं है। मैं आपको ये भी चीज़ें बता पाऊँ कि आप एग्जाम हॉल में इन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करोगे। तो देखिए मैं बताता हूँ, इन्होंने क्या कहा, सराबेसी रेंट, कुछ भी रेंट हो, आई डोंट नो, एंड अगर आपको नहीं भी पता है तो आप सोचो किसी तरीके का रेंट होगा जिसे घटा दिया गया। दूसरा कह रहे हैं अबवाब, अबवाब नाम से ही कुछ टैक्स जैसा लग रहा है, अभी हम इनकी बात करेंगे ऑब्वियसली। ये इन्हें इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। तीसरा कह रहे हैं ठेकेदारी सिस्टम को चलने दिया गया पहले के जैसा। तो अगर कोई सक्सेसफुल मेजर्स की बात की जा रही है तो फिर ये चीज क्यों चलने दी जाएगी जो प्रॉब्लमेटिक थी। तो आप देखो इनमें सब में रिडक्शन की बात करी, हटाने की बात करी, इलीगल हो गया, अबॉलिश कर दिया गया, बट यहाँ कह दिया गया कंटिन्यू चलने दिया गया। तो ये चीज़ यहाँ पे गलत है। ठीक है, आंसर इसका सी होगा। तो ये आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा। तो हमें पता है कि जैसे मैंने बताया जर्मनी में सिंथेटिक डाई देखने को मिला है, उनकी डेवलपमेंट हो गई है। तो जो सिंथेटिक डाई है, जो कि ऑब्वियसली आपके लेबोरेटरीज वगैरह में बनाए जा रहे हैं, तो इनसे कंपटीशन करना काफ़ी मुश्किल था इंडिगो का। तो इस कारण से इंडिगो का एक्सपोर्ट काफ़ी घट गया। और इससे क्या हुआ, चूंकि इंडिगो के जो प्राइसेस हैं और जो प्लांटर्स का प्रॉफिट है ये भी गिर गया, क्योंकि इंडिगो की डिमांड ही घट गई। तो प्लांटर्स ने जानबूझ करके रेंट बर्डन बढ़ा दिया किसानों पर। ठीक है, किसानों पर कह दिया अब आपको ज़्यादा रेंट देना होगा। और इससे आप देखो तो इम्पोजिशन जो है दो रूप में आता है। पहला ये कि जो जमींदार या जो ठेकेदार हैं, द प्लांटर सिंपली इंक्रीज द रेंट्स पेड बाय द पीजेंट। तो इन्होंने क्या करा, किसानों के रेंट्स को बढ़ा दिया। तो जो इंक्रीज हुआ रेंट में वो सराबेसी कहलाया। सराबेसी क्या है, जो रेंट इंक्रीज कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, क्योंकि इंडिगो की डिमांड घट गई है। और आपको तो पता ही है प्लांटर्स तो मानेंगे नहीं, उन्हें तो पूरा फायदा चाहिए यूरोपियन प्लांटर्स को, तो उन्होंने टैक्स को ही बढ़ा दिया। तो ये चीज सराबेसी कहलाई। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट कीवर्ड पे क्वेश्चन बने हैं और पूछे जाते हैं। तो पहले जितने रेंट थे उनसे बढ़ा करके आप देखो तो 50 to 60% और बढ़ा दिया गया सराबेसी के रूप में। ये पहली बात थी। दूसरा बात तो ये कि चूंकि इंडिगो के प्राइसेस घट गए हैं तो पीजेंट्स को इंडिगो, ऑब्वियसली बात है, वो क्यों उगाएंगे जब प्राइसेस घट गए हैं तो। और खास तौर से ये तीन कठिया सिस्टम भी एप्लीकेबल है। तो पीजेंट्स जो नहीं उगाना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं, आप मत उगाओ नील, इंडिगो मत उगाओ, बट आप अगर दूसरे क्रॉप्स को उगा रहे हो तो आपको एक कंपेंसेशन देना होगा, जो कि काफी बड़ा अमाउंट है, और उस कंपेंसेशन को तवन कह रहे हैं। तो ऐसे ऐसे मेजर्स हैं, आप देख सकते हो। इतने ज़्यादा जो अमाउंट इम्पोज किए गए कि पीजेंट्स को काफ़ी ज़्यादा हार्डशिप हो रही थी, और ये काफ़ी इंटरेस्ट भी पे कर रहे थे। और भी प्रॉब्लम्स है। द प्लांटर्स ऑल्सो कलेक्टेड इलीगल ड्यूज, जिसे अबवाब कहा जा रहा है, और फाइन्स वगैरह लगाए गए। तो अबवाब क्या है, एक तरीके से इलीगल वसूली है। किन से, किसानों से, किनके द्वारा, प्लांटर्स के द्वारा। अब ये सब हथकंडे क्यों अपना रहे हैं आप समझ सकते हो, क्योंकि इनके फायदे घट रहे हैं, क्योंकि अब डिमांड घट गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं इनमें रेस्पॉन्सिबल। आई होप अब आपको ये कंप्लीट क्लियर हो गया होगा। सारा बेसिक का मतलब हमने समझा, जो जो रेंट वगैरह बढ़ा दिए गए हैं, राइट, उसके ये घटाया गया। ऑब्वियस ही बात है, घटाया जाएगा, गांधी जी ने इंटरवीन करा है तो उसके कुछ पॉजिटिव आउटकम्स तो निकलेंगे ही। अब वो आप जो इलीगल टैक्सेस थे इसे इलीगल करार दे दिया गया दोबारा। ठेकेदारी सिस्टम हमने देखा, ये देखिए जमींदारी वाली जो बात यहाँ पे थी, ठीक है, ये वाला पार्ट भी हमने कवर करा। इसके साथ ही तवन, ठीक है, तो ये वाला भी अबॉलिश कर दिया गया। तो ये सारे फैक्टर्स हैं इनमें। ठीक है, आंसर इसका जो है वो ऑप्शन सी है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये कह रहे हैं कि जो चंपारण में मास एजिटेशन देखने को मिला, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कौन सा कदम लिया इसे एड्रेस करने के लिए। महात्मा गांधी जी को चंपारण का गवर्नर बना दिया। दूसरा कह रहे हैं कि स्ट्रिक्ट कर्फ्यू लगा दिया गया और मार्शल लॉ भी अप्लाई कर दिया गया उस क्षेत्र में। तीसरा कह रहे हैं कि चंपारण एग्रेरियन कमेटी को इंस्टीट्यूट किया गया। चौथा कह रहे हैं चंपारण को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया गया। ये हर साल क्वेश्चन आ ही जाता है अप्रोक्स, आप देखो बिहार में, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में।
तो बेसिकली जैसा होता आ रहा है अक्सर ही वही देखने को मिलेगा, स्ट्रिक्ट कर्फ्यू लगा दिया गया और मार्शल लॉ लगा दिया गया। कुछ क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा है, एक्चुअली कुछ नहीं है, बट इनके लिए मैं आपको पूरा प्रिपेयर कर दूंगा। खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट और चंपारण सत्याग्रह। सबसे पहले तो चंपारण आएगा, दैट मीन्स आंसर, अच्छा सी एक ही में है क्या, ठीक है, चंपारण सबसे पहले आएगा, तो अच्छा डी है ना, हाँ तो डी है, दैट मीन्स आंसर या तो सी होगा या तो डी। उसके बाद हमने देखा कि अहमदाबाद में जो सत्याग्रह देखने को मिलता है, राइट, और इसके बाद आता है खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद, और फाइनली हम देखते हैं रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के बारे में। तो आंसर इसका बिल्कुल सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये कह रहे हैं कि किस जगह पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी के गाइडेंस में फार्मर्स को लीड करा था टैक्स की कलेक्शन में। तो अभी हमने ये पढ़ा, हम बात कर रहे हैं खेड़ा सत्याग्रह की। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये सत्याग्रह के बारे में पूछ रहे हैं। सबसे पहले ये गांधी जी के द्वारा साउथ अफ्रीका में एक्सपेरिमेंट किया गया। दूसरा कह रहे हैं कि ये सबसे पहले चंपारण में एक्सपेरिमेंट किया गया। तो देखिए, ये अगर सबसे पहले हम सत्याग्रह के बारे में थोड़ा समझें, ये पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा, तो आप पढ़ना इसे। महात्मा गांधी वाज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय थोरोज एसे ऑन सिविल डिसोबीडियंस। तो अभी जो हम सिविल डिसोबीडियंस पढ़ेंगे ना, ये असल में थोरो का एसे था। हालांकि बाद में गांधी जी ने काफी मॉडिफिकेशन करा डेफिनेटली, बट जो आइडिया मिला ना गांधी जी को, वो थोरो के एसे से ही था। इन्होंने क्या करा कि जो नॉन वायलेंट की रेजिस्टेंस है, उन टेक्निक्स को बढ़ाया। और वही बात है, जो नॉन वायलेंट की रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है वो रॉन्गफुल और अनजस्ट डीड्स के खिलाफ, यानी वैसी चीज़ें जो अन्यायपूर्ण है उनके खिलाफ देखने को मिली। और ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक कहलाई सत्याग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं। तो ये चीज तो साउथ अफ्रीका में ही गांधी जी ने शुरू कर दी। आई थिंक 1907 के आसपास इन्होंने फर्स्ट टाइम यूज करा सत्याग्रह को ऑफिशियली। बट इन्हें जो सक्सेस, जो डेमोन्स्ट्रेशन खास तौर से सक्सेस वाली बात है, तो ये इंडिया में ही देखने को मिली। और ये हम देखते हैं कि मतलब सत्याग्रह सबसे पहले चंपारण वाला 1917 में, इसके बाद तो फिर सत्याग्रह का यूज काफ़ी ज़्यादा गांधी जी ने किया। और इसके बाद स्वराज से गांधी जी का क्या मतलब था, तो स्वराज से गांधी जी का ये मतलब था फ्रीडम और सेल्फ रूल। तो फ्रीडम और सेल्फ रूल यानी आज़ादी और स्वशासन, सेल्फ रूल, ये चीजें हैं स्वराज का मतलब। स्व मतलब होता है स्वयं और राज का मतलब होता है रूल। तो सेल्फ रूल को स्वराज कहा जा रहा है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट साउथ अफ्रीका में देखने को मिला, बट इंडिया में आप देखो तो ये चंपारण में देखने को मिला। दोनों बातें सही है अपने आप में। नेक्स्ट देखिए, व्हाट कैन बी राइटली सेड टू बी अ वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह में क्या देखने को मिला, एक्टिव ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन। पहली बात तो यहाँ पे ऑल इंडिया कह दिया गया है। दूसरा कह रहे हैं एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ दलित एंड ट्राइबल कम्युनिटीज इन द नेशनल मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट कह दिया गया है। ज्वाइनिंग ऑफ पीजेंट अनरेस्ट टू इंडियाज नेशनल मूवमेंट। चौथा कह रहे हैं ड्रास्टिक डिक्रीज देखने को मिला प्लांटेशन के कल्टीवेशन में। तो आप ध्यान से समझिए, तो ये जो चंपारण सत्याग्रह है ये मुख्यतः पीजेंट्स के लिए था, किसानों के लिए था। तो सबसे जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो ऑप्शन सी है, ज्वाइनिंग ऑफ पीजेंट्स अनरेस्ट इन इंडियाज नेशनल मूवमेंट। नेक्स्ट देखिए, आगे कह रहे हैं चंपारण सत्याग्रह से संबंधित कौन नहीं थे। तो हमने पढ़ा जेबी कृपलानी जी थे। राजकुमार शुक्ला जी ने तो गांधी जी को निमंत्रण दिया चंपारण आने का, तो ये बिल्कुल थे। राजेंद्र प्रसाद जी भी हैं, बट राम मनोहर लोहिया जी नहीं थे, तो आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट सत्याग्रह गांधी जी का कहाँ देखने को मिला, तो हमें पता है और ये बार बार पूछते हैं, ठीक है, मैं एक ही क्वेश्चन रिपीट नहीं करूंगा, बट डेफिनेटली आप इनका आंसर जानते हो। अहमदाबाद मील स्ट्राइक, चंपारण सत्याग्रह, फाउंडेशन ऑफ सत्याग्रह सभा और जालियांवाला बाग मैसेकर। तो ये क्वेश्चन है आपके सीडीएस का, सीडीएस 2022 का। तो ये क्वेश्चन तो आपके CAPF 2011 से रिपीटेड क्वेश्चन है। चंपारण सत्याग्रह की हम बात करें तो ये हमें 1917 में देखने को मिलेगा, खासतौर से अप्रैल मई के आसपास। इसके बाद अहमदाबाद का जो मील मजदूर हड़ताल है ये 1918 में था। इसके बाद अगर सत्याग्रह सभा की बात करें तो ये हमें, ये बेसिकली रोलेट एक्ट को अपोज करने के लिए 1919 में ही देखने को मिलता है। और 1919 में खासतौर से फेब्रुवरी में, जालियांवाला बाग मैसेकर भी फरवरी में ही होता है, बट सत्याग्रह सभा के फॉर्म होने के पहले, ठीक है। तो ये हमें सबको पता है, ये डेट 13 अप्रैल 1919। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि सबसे पहले आएगा चंपारण सत्याग्रह, फिर आएगा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, उसके बाद देखने को मिलेगा सत्याग्रह सभा और उसके बाद जालियांवाला बाग मैसेकर, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अच्छा, एक बात और समझना, इसे आप अगर डेट याद नहीं है बट आप ये लिंक अभी बना लोगे, मैं आपको बताऊंगा जब सत्याग्रह सभा के बारे में, और इसके बाद ये बताऊंगा किस तरीके से रोलेट एक्ट का विरोध हो रहा था। बट इसके बाद हमें जो भयावह स्थिति देखने को मिली जालियांवाला बाग मैसेकर के बारे में, तो सारी चीज़ें आपको स्टोरी वाइज लिंक हो जाएंगी।
नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं कि कौन सा जो स्ट्रगल है ये गांधी जी के सत्याग्रह फिलोसॉफी पर आधारित था और इनमें इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास इन्वॉल्व थे। चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद या बारदोली। तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में हमने देखा कि मिल ओनर्स के साथ वर्कर्स का झगड़ा था, डिस्प्यूट था। तो आंसर इसका अहमदाबाद है। और गांधी जी ने बेसिकली सत्याग्रह की फिलोसॉफी को इन्वोक किया। तिनकठिया कॉन्ट्रैक्ट किससे संबंधित है? हमें पता है, चंपारण सत्याग्रह से। तो करेक्ट ऑर्डर में आपको लगाना है और ऐसे क्रोनोलॉजिकल सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। सबसे पहले आएगा चंपारण सत्याग्रह। मुझे आई थिंक इसमें एक्सप्लेन करने की नीड भी नहीं है। सबसे पहले आएगा चंपारण। अच्छा, एक ही ऑप्शन में है क्या? ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी का पहला मेजर पब्लिक अपीयरेंस कहाँ हुआ? दोस्तों, ये हमारी थीम्स एनसीईआरटी है और इसमें काफ़ी कुछ गांधी जी के बारे में बताया गया है। बट डेफिनेटली यूपीएससी के लिए तो इनफ नहीं है, और भी चीज़ें हमें पढ़नी है अलग से। तो इन्होंने वही बताया कि गांधी जी आते हैं जनवरी 1915 में भारत, और इसके बाद लगभग 20 सालों बाहर रह करके आते हैं। और इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं गांधी जी से एसोसिएटेड। जैसे इन्होंने बताया फर्स्ट टाइम जब ये 1915 में आते हैं, तो जब ये 1893 में जब ये बाहर गए रहे होते हैं उनसे काफ़ी अलग रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बदल गई होती हैं। इसके बाद आप देखो तो गोखले जी, जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, उनमें उनका ये कहना था, उनका ये सलाह था। तो गांधी जी ने फिर काफ़ी सारा ट्रैवलिंग में बिताया। बेसिकली वही बात है ना, फिर आप देखो तो ट्रैवलिंग का इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा है, क्योंकि ट्रैवलिंग इंडिया में खास तौर से आप देखो अगर करते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो जनता के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ समझा और भारत देश को बेहतर ढंग से समझा। इनका जो फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस रहा, यानी जब इन्होंने जनता से ये मिले, जनता से इन्होंने बातचीत करी पब्लिकली, तो वो था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ओपनिंग। ठीक है, और ये 1916 की बात है। तो जो फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस हुआ गांधी जी का, ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इनॉग्रेशन के टाइम पे देखने को मिला 1916 में। वेयर डिड गांधी पुट इन हिज फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस? अच्छा, वही क्वेश्चन है बट ईपीएफओ में पूछा गया है, उस टाइम सीडीएस में था। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अच्छा, यही क्वेश्चन एनडीए में भी इन्होंने पूछा, बस वर्ड अलग अलग कर दिया है। गांधी जी ने पहला पब्लिक अपीयरेंस कहाँ दिया? तो आंसर है इसका ऑप्शन, कौन सा? ऑप्शन सी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट देखिए, कौन सा करेक्ट नहीं है चंपारण सत्याग्रह के बारे में? पहले कह रहे हैं ये किसानों के साथ जुड़ा हुआ था। दूसरा कह रहे हैं तिनकठिया सिस्टम के अगेंस्ट था। तीसरा कह रहे हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जेबी कृपलानी जी, इन्होंने साथ दिया गांधी जी का। चौथा कह रहे हैं ये पहला मूवमेंट था जो कि गांधी जी के द्वारा ऑल इंडिया लेवल पर देखने को मिला। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो ऑब्वियसली डी है, बिकॉज ये ऑल इंडिया लेवल पर नहीं था एक तरीके से। ठीक है, तो आंसर इसका डी है। बाकी की बातें बिल्कुल सही है। ये खास तौर से चंपारण क्षेत्र तक सीमित देखने को मिला बिहार में। आगे देखिए, फ्रॉम वेयर डिड गांधी जी लॉन्च्ड हिज मिशन ऑफ फ्रीइंग बॉन्डेड लेबर? तो बॉन्डेड लेबर वाली बात जो है वो डेफिनेटली चंपारण से एसोसिएटेड है, बिकॉज चंपारण में हम देखते हैं कि इस तरीके से पीजेंट्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का शिकार हो जाते हैं, यानी काफ़ी सारे ब्रिटिश प्लांटर्स उनको मजबूर करते हैं, तो एक तरीके से वो बॉन्डेड लेबर हुआ। कांग्रेस के किस सेशन में गांधी जी ने चंपारण पीजेंट्स के बारे में वो बेसिकली सुनते हैं, अप्राइज्ड होते हैं, उन्हें पता चलता है बेसिकली? तो खैर ये तो अभी हमने पढ़ा कि ये 1916 की बात है, लखनऊ सेशन की, जब राजकुमार शुक्ला जी इन्हें बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, लखनऊ सेशन के बारे में हमने पढ़ा है, अगेन मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया आपके रिवीजन के लिए। हमने पढ़ा था कि अंबिका चरण मजूमदार जी इसके प्रेसिडेंट थे, तो इस कारण से ए आंसर सही है, बिकॉज हमसे गलत वाला पूछा गया था। 1921 में किस टूर के दौरान गांधी जी ने अपने हेड को सेव कर लिया था और इसके बाद इन्होंने लोइन क्लोथ पहनना स्टार्ट कर दिया, जिससे वो पुअर्स के साथ आइडेंटिफाई कर सकें? अहमदाबाद, चंपारण, चौरी चौरा या साउथ इंडिया? तो ये अपनी फिगर 13.5 है और ये एनसीईआरटी की बुक है। क्लैरिटी काफ़ी कम है बट ठीक है, हम जो मेन क्रक्स है वो समझते हैं। तो गांधी जी के बारे में बता रहे कि ये चरखा जो है ये सबसे ज़्यादा अबाइडिंग इमेज रहा हमारे लिए नेशनलिज्म के टाइम पर। 1921 में क्या होता है कि साउथ इंडिया के टूर के दौरान गांधी जी अपने हेड को सेव कर लेते हैं और इसके बाद से लोइन क्लोथ पहनना शुरू कर देते हैं, जिनसे ये पुअर से आइडेंटिफाई कर सकें। अब इनका जो नया अपीयरेंस है वो डेफिनेटली एस्टेटिज्म को, एब्सटिनेंस को, यानी जो त्याग वाली भावना है, इन क्वालिटीज़ को दिखाता है। तो ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है आंसर करना, बट हमारी एनसीईआरटीज में है। आंसर इसका डी है, साउथ इंडिया। अगेन क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन है और अब मैं मान करके चल रहा हूँ आप इन्हें काफ़ी इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो
ये आप सॉल्व कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली आंसर बता दूं, ऑप्शन इसका सी है। फिर भी मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह 1917, बारदोली सत्याग्रह 1928, उसके बाद 1918 में अहमदाबाद मिल वर्कर्स स्ट्राइक, और चौरी चौरा आप देखो तो 1922, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं, यूपीएससी सीएपीएफ का क्वेश्चन है। पहला कह रहे हैं कि ये जो क्षेत्र था वो लॉन्ग ट्रेडिशन इनमें देखने को मिल रहा था, काफ़ी पुराने परंपरा से ही, कि जो प्लांटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनके खिलाफ डिसकंटेंट रहता था। अगला कह रहे हैं कि महात्मा गांधी जी ने ऑल इंडिया जो पब्लिसिटी है ग्रेवेंसेस में दी चंपारण कल्टीवेटर्स को। तीसरा कह रहे हैं जो कल्टीवेटर्स थे चंपारण के, उन्होंने प्रोटेस्ट करा अगेंस्ट एक्सेसिव टैक्सेशन ऑन शुगर। नहीं, शुगर क्यों आएगा, शुगर वाली कोई बात नहीं है, हम बात कर रहे हैं किनकी, इंडिगो की। तो आंसर इसका क्या है, डाई की बात कर रहे हैं बेसिकली, तो इसका आंसर क्या है फिर, थर्ड तो गलत है ही, आंसर इसका बी है 1 और 2, शुगर से नहीं इंडिगो से एसोसिएटेड था। अगेन देखिए गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में पूछ रहे हैं यूपीएससी सीएपीएफ में। तो इस कैंपेन के दौरान अगेंस्ट ये रेसलिज्म साउथ अफ्रीका दैट गांधी जी फर्स्ट अप्लाइड सत्याग्रह, यानी सत्याग्रह को पहली बार गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में रेसिज्म के खिलाफ अप्लाई करा। दूसरा कह रहे हैं जो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सत्याग्रह की, वो है ट्रूथ और नॉन वायलेंस, यानी सच्चाई और अहिंसा। तीसरा कह रहे हैं जो सत्याग्राही है ये रेजिस्ट एविल बाय इन्फ्लिक्टिंग सफरिंग ऑन हिमसेल्फ एंड नॉट बाय इन्फ्लिक्टिंग सफरिंग ऑन द ओपोनेंट, यानी जो जुल्म ढा रहा है उस पर नहीं एक तरीके से सफरिंग करनी है, बल्कि खुद को ही सफर करवाना है। चौथा कह रहे हैं कि इंडिया में आप देखो तो सत्याग्राही वाज फर्स्ट ट्राइड बाय गांधी जी इन चंपारण। हाँ, तो ये तो अभी हम पढ़ करके आ रहे हैं, गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का यूज भारत में चंपारण में करा 1917 में। इसके बाद आप बाकी चेक करते हैं, हाँ ये भी सत्याग्रह का मेन कंपोनेंट है, और इस कारण से गांधी जी जाने ही जाते हैं नॉन वायलेंस और बाकी चीज़ों के लिए। दूसरा कह रहे हैं तो जो दो वाइटल इंग्रेडिएंट्स हैं वो है ट्रूथ और नॉन वायलेंस, बिल्कुल है। और पहला कह रहे हैं कि रेसिज्म, हाँ बिल्कुल है, तो आंसर इसका डी होगा। और जैसे कि मैंने बताया फर्स्ट टाइम जो है रेसिज्म के खिलाफ गांधी जी ने अफ्रीका में ही अप्लाई किया था सत्याग्रह को। कौन सा एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है चंपारण सत्याग्रह का, एक्टिव ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन ऑफ लॉयर, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ, अच्छा ये तो सेम क्वेश्चन बीपीएससी में रिपीट किया। अच्छा मैंने एक चीज गौर करी है, बहुत सारे जो सवाल है वो डायरेक्टली सिविल सर्विसेज के रिपीटेड देखने को मिलते हैं बीपीएससी में, बहुत सारे। नेक्स्ट देखिए सिविल सर्विसेज 2010 के क्वेश्चन की बात करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने महात्मा गांधी को परसुएड करा कि आप चंपारण आइए और किसानों की स्थिति को देखिए। दूसरा कह रहे हैं कि जो आचार्य जेबी कृपलानी जी हैं ये गांधी जी के इन्वेस्टिगेशन में साथी थे। तो देखिए ये बात तो सही है, जेबी कृपलानी जी डेफिनेटली थे, बट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने परसुएड नहीं करा, राजकुमार शुक्ला जी ने करा, राइट। तो पहला गलत है, दूसरा बिल्कुल सही है, तो आंसर इसका बी होगा। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ शुरू करा, अब ये सिविल सर्विस का क्वेश्चन है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी रहते थे। चंपारण में ऑब्वियसली। साउथ अफ्रीका से रिटर्न करने के बाद गांधी जी ने अपना पहला सक्सेसफुल सत्याग्रह कहाँ चलाया, अब ये भी सिविल सर्विसेज का ही क्वेश्चन है, ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन सी है चंपारण। देख सकते हैं आप काफी सारे सवाल हैं। जो सोशल आइडियल्स हैं महात्मा गांधी जी के, ये सबसे पहले कहाँ देखने को मिले, ये यूपीएससी सीडीएस का क्वेश्चन है। हिंद स्वराज में, ऑटोबायोग्राफी में। तीसरा कह रहे हैं सत्याग्रह, जो कि सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, इसकी हिस्ट्री में। और चौथा कह रहे हैं भागवत गीता अकॉर्डिंग टू गांधी। तो देखिए ये जो बुक है इंडियन होम रूल, ये 1909 में प्रकाशित हुई, और ये आप देखो तो इन्होंने साफ तौर से लिखा है कि एक ट्रांसलेशन है हिंद स्वराज का, और जो हिंद स्वराज ये गुजराती में पब्लिश हुई 1909 में। तो जो हिंद स्वराज है जिसे हम इंडियन होम रूल कह रहे हैं, ये गांधी जी के द्वारा 1909 में लिखी गई। इसमें ये स्वराज की बात करते हैं। स्वराज का मतलब क्या है, ऑब्वियसली बात है सेल्फ रूल की, और बहुत सारे मुद्दे और भी गांधी जी के द्वारा उठाए जाते हैं। इसमें गांधी जी ने यूरोपियंस की जो सिविलाइजेशन है इसकी कड़े शब्दों में निंदा करी, और इन्होंने हायर आइडियल्स की बात करी। तो ये गांधी जी की वेबसाइट है, ठीक है, mkgandhi.org के नाम से, इनमें आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। वैसे गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी मैंने काफ़ी पहले ही पढ़ी है, जब मैं आई थिंक 10th में था उसी टाइम पे, तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर है। बट आप ऑटोबायोग्राफी ना पढ़े, काफ़ी बल्कि रहेगी, बट आप डेफिनेटली इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी बेहतर ढंग से इन्होंने समराइज करा है चीज़ों को। तो आंसर इसका क्या है, आंसर इसका हिंद स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वराज के बारे में पूछ रहे हैं, और ये भी सीडीएस का क्वेश्चन है। तो ये सारे यूपीएससी के क्वेश्चन है, ठीक है, तो इनमें आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करें तो, और स्टेट पीएससी वाले तो और भी ज़्यादा। पहला कह रहे हैं स्वराज इज इंटीमेटली लिंक्ड विथ अहिंसा एंड सत्याग्रह।
तो नॉन वायलेंस वाली बात है और ट्रूथ वाली बात है, जो हमने पढ़ा कि हाँ 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये। पहला तो सच्चाई और दूसरा हिंसा। दूसरा कह रहा है स्वराज के 2 सेंसेस हैं, पहला तो पॉलिटिकल है ही, दूसरा पॉलिटिक्स से बाहर भी एक सेंस है। तीसरा कह रहा है स्वराज एक ऐसी चीज है जिनमें समय और पेशेंस चाहिए प्राप्त करने के लिए, ऐसा नहीं है रातों रात आप स्वराज को हासिल कर सकते हो। चौथा कह रहा है अगर आपने दृढ़ संकल्प है, लगन है, डिटर्मिनेशन है, तो स्वराज को ईजिली आप प्राप्त कर सकते हो। देखिए यहाँ पे सारी चीजें बिल्कुल सही है सिवाय एक चीज के, और वो है फोर्थ ऑप्शन। क्योंकि गांधी जी का ये कहना था कि जो स्वराज है इसे इजिली और क्विकली नहीं बल्कि स्लोली प्राप्त किया जाएगा, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। वैसे मैंने ये ट्रिक आपको सिखाई है, दोनों चीजें एक साथ सही नहीं होंगी, थर्ड और फोर्थ। क्योंकि देखिए पहला कह रहे हैं समय और पेशेंस लगेगा, दूसरा कह रहे हैं कि इजिली और क्विकली प्राप्त हो जाएगा, तो दोनों बातें एक साथ सही नहीं होंगी। वैसे ये थर्ड सही है, फोर्थ गलत है, तो आंसर इसका डी है। तो गांधी जी का ये कहना था कि हमें सेक्रीफाइस करना होगा, हमें परजिवेरेंस रहना होगा, हमें कलेक्टिव एफर्ट लगाने होंगे, तब हमें स्वराज की प्राप्ति होगी। केवल दृढ़ संकल्प से क्विकली नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं खेड़ा सत्याग्रह के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया, ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है। पहला कह रहे हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन है इन्होंने सस्पेंड नहीं करा लैंड रेवेन्यू के कलेक्शन को, भले ही सुखाड़ आ गई थी। दूसरा कह रहे हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस करने की बात कही गुजरात में। तो परमानेंट सेटलमेंट वाली बात तो किसी भी रूप में नहीं है, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट काफ़ी पहले देखते हैं, राइट। और पहला जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने पढ़ा मेन जो वजह थी वो वही थी कि भले ही सुखाड़ आ गई थी, स्टिल जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लैंड रेवेन्यू कलेक्शन को सस्पेंड करने वाली बात नहीं कही और टैक्सेस को कम नहीं करा। बारदोली सत्याग्रह के लीडर के बारे में पूछ रहे हैं, तो हम आगे पढ़ेंगे बारदोली सत्याग्रह के बारे में। आंसर इसका ऑब्वियसली सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। आगे दोस्तों बात करते हैं रॉलेट एक्ट की। तो जो रॉलेट एक्ट है ना, ये 1919 में देखने को मिला। बेसिकली एक काफ़ी पहले रेगुलेशन था, डिफेंस ऑफ इंडियन रेगुलेशन के नाम से, जो कि 1915 में आया था। बट ये पास होता है मार्च 1919 में, और इसे ऑफिशियली कहा जाता है एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। अब नाम से समझिएगा, एनार्की का मतलब होता है जो रूल्स रेगुलेशन नहीं मानते हैं। दूसरा कह रहा है रेवोल्यूशनरीज क्राइम, यानी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को जो बढ़ावा दे रहे हैं। इसे हम पॉपुलरली रॉलेट एक्ट कहते हैं। क्यों रॉलेट एक्ट कहते हैं? क्योंकि ये सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट कमीशन के द्वारा सुझाव दिया गया था रॉलेट एक्ट के बारे में। और ये क्या काम करता है रॉलेट एक्ट? तो बेसिकली ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा एक्ट है जिसमें ये कहा जाता है कि आपको केवल शक के आधार पर, यानी अगर कोई एक्टिविस्ट है उन्हें शक के आधार पर ही ट्रायल करा जा सकता है 2 सालों तक। और ये अगर कोई सेडिशियस न्यूज़पेपर वगैरह भी निकालते हैं तो भी ये काफ़ी है गिल्ट के लिए। मतलब केवल शक के आधार पर जो है वो एक तरीके से रेवोल्यूशनरीज को जिन्होंने जो लीड कर रहे हैं उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। इसके बाद आप देखो इनके पैसेज की किस तरीके से ये एक्ट पास होता है। तो हम देखते हैं कि जितने भी इलेक्टेड इंडियन मेंबर्स थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के, सभी ने बिल के अगेंस्ट में वोटिंग करी। ऑब्वियसली वो क्यों चाहेंगे रॉलेट एक्ट जैसी खतरनाक एक्ट पास हो, बट वो काफ़ी कम संख्या में थे, माइनॉरिटी में थे, और ऑफिशियल नॉमिनीज ने इन्हें ओवर रूल कर दिया। जितने भी इलेक्टेड इंडियन मेंबर्स थे, जिनमें मोहम्मद अली जिन्ना जी हैं, मदन मोहन मालवीय जी हैं, मजरूल हक जी हैं, ये सभी रिजाइन कर देते हैं रॉलेट एक्ट के विरोध में। ना इसके बाद हम रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह देखते हैं, जो कि फर्स्ट मास स्ट्राइक होता है। गांधी जी रॉलेट एक्ट को काला कानून कहते हैं कि ये तो बिल्कुल काला कानून है, इसमें कोई भी चीज़ पॉजिटिव नहीं है, सारी चीज़ें नेगेटिव और बहुत ही गलत हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि हम ऑल इंडिया लेवल पर एक मास प्रोटेस्ट को चलाएंगे। लेकिन सून ये देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट है इनमें काफ़ी ज़्यादा रूथलेस रिप्रेशन देखने को मिलता है। तो गांधी जी सत्याग्रह सभा को ऑर्गेनाइज करते हैं, और सत्याग्रह सभा में काफ़ी सारे लोग शामिल रहते हैं। तो ये जो है वो लॉन्च होना था 6 अप्रैल 1919 को, लेकिन इसके लॉन्च होने से पहले ही बहुत ज़्यादा वायलेंस देखने को मिला, और काफ़ी सारे क्षेत्रों में इवन, क्योंकि ब्रिटिशर्स के खिलाफ काफ़ी गुस्सा भर गया था लोगों में, और ये होना भी था बिकॉज धीरे धीरे अब वो समय आने लग रहा था जिनसे चीज़ें काफ़ी ख़राब हो रही थी। ब्रिटिशर्स के जो अगली फेस है वो सामने आ रहे थे। तो ये वो समय था जब काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देखने को मिली देश में। और ख़ास तौर से आप देखो तो 1919 में सबसे बड़ा वायलेंट देखने को मिलता है ब्रिटिश अफसर्स के खिलाफ 1857 के बाद। इसके बाद दोस्तों जालियांवाला बाग मैसेकर, जो कि 13 अप्रैल 1919 में हुआ, और 9 अप्रैल को क्या होता है, 2 नेशनलिस्ट लीडर रहते हैं। इनका नाम रहता है सैफुद्दीन किचलू, और दूसरे का नाम रहता है डॉक्टर सत्यपाल मलिक। तो इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है ब्रिटिश ऑफिसर के द्वारा,
और हमने ये देखा कि ब्रिटिश ऑफिसर ने एक ऐसे एक्ट को पास करा है जिनके तहत वो जिन्हें मन उन्हें अरेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये शक का हवाला देना तो काफ़ी आसान था। तो बेसिकली इन्हें अननोन डेस्टिनेशन ले जाया जाता है। इससे लोगों में काफ़ी गुस्सा भर जाता है, ऑब्वियस सी बात है। और जो ब्रिगेडियर जनरल रहते हैं जिनका नाम रेगिनाल्ड डायर रहता है, ये एक प्रोक्लेमेशन को जारी करते हैं 13 अप्रैल में। और 13 अप्रैल को ये कहते हैं कि अब शहर से एक तरीके से निषेध कर दिया गया है लोगों को पास होना, और कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह जो प्रदर्शनी है जिनमें असेंबलीज वगैरह हैं जिनमें 3 या 3 से ज़्यादा लोग शामिल हैं, उन सभी चीज़ों को मना कर दिया गया है, रोक दिया गया है। ये डायर के द्वारा कहा जाता है। और जो ट्रूप है ये सराउंड करती है गैदरिंग्स में, यानी जो भीड़ रहती है। भीड़ का रीजन भी रहता है, बैसाखी का भी जो फेस्टिवल रहता है वो भी देखने को मिलता है, तो इस कारण से भी लोग जमा रहते हैं। बट अभी तक की सबसे भयावह घटना, और ये मैं पर्सनली भी देखूं तो सबसे ज़्यादा जो ट्रिगरिंग फैक्टर रहता है हमारी इंडिपेंडेंस में, वो डेफिनेटली ये चीज़ रहती है, क्योंकि ये तो बिल्कुल परिकाष्ठा है, बिल्कुल हद है। क्योंकि जो ट्रूप्स सराउंडर रहते हैं गैदरिंग्स में, ये जनरल डायर का ऑर्डर रहता है कि जो एकलौता एग्जिट पॉइंट है उसे ही रोक दिया जाए, और एक फायरिंग करवा दी जाती है अनआर्म्ड क्राउड में, यानी वैसी भीड़ जिनके पास कोई साधन नहीं, कोई हथियार नहीं है, उन पर फायरिंग करवा दी जाती है। कोई वार्निंग, कोई इंस्ट्रक्शन, कुछ नहीं, बस एक गैदरिंग है और गैदरिंग पर गोलियां चलवा दी जा रही हैं। तो इसके बाद की स्टोरी हमें पता है कि कितनी सारी चीज़ें होती हैं, कितने सारे फैक्टर्स रहते हैं, बट एट द एंड हम सरदार उधम सिंह के बारे में ज़रूर पढ़ते हैं, जिन्होंने राम मोहम्मद सिंह आज़ाद का नाम लिया था। ये एसेसिनेट कर देते हैं माइकल डायर को, जो कि उस टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं 1919 में। और दोस्तों काफ़ी सारी कमिटीज़ वगैरह बैठाई जाती हैं, क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन रहती है जिनसे सारे लीडर्स बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं, और आम जनता तो काफ़ी दुख में और गुस्से से भर जाती है। तो हंटर कमेटी बैठाई जाती है। तो एक और ऐसे इसी नाम से हंटर कमीशन देखने को मिलेगा, बट वो एजुकेशन से संबंधित है। बट हम यहाँ पे हंटर कमेटी की बात कर रहे हैं। तो मोंटेग्यू जो कि उस टाइम पे सेक्रेटरी रहते हैं, वो एक कमेटी की बात कहते हैं कि ये जो मैटर पूरा है इसे हम जांच करने के लिए कमेटी गठित करेंगे। और 1919 में अक्टूबर के महीने में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियली प्रोक्लेम कहती है कि एक डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी बैठाई जाएगी, जिसे हंटर कमेटी कहेंगे, क्योंकि चेयरमैन हंटर थे। ये कमेटी का पर्पस क्या था कि जो रिसेंट डिस्टर्बेंसेस हुए बॉम्बे में, दिल्ली में, पंजाब में, इनके कॉजेज को हम समझेंगे, क्या कारण रहे और क्या क्या मेजर्स हम इनमें ले सकते हैं। आंकड़े बहुत हैं, बहुत सारे आंकड़े जो है वो कहते हैं संख्या कम है, बहुत सारे आंकड़े कहते हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे वायलेंस हुआ। खैर काफ़ी सारे नेशनलिस्ट लीडर ने रिस्पॉन्ड करा, जैसे टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को ही त्याग दिया। तो ये जो प्रोटेस्ट है इनके खिलाफ, जो मैसेकर देखने को मिला जलियांवाला बाग में। आगे और कुछ क्वेश्चन कवर करते हैं। पहला स्टेटमेंट ये है, रॉलेट एक्ट केम इनटू बीइंग ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नहीं, रॉलेट एक्ट तो पहले देखने को मिला ना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो अभी हम पढ़ेंगे 1920 के आसपास है। तो पहला तो गलत हो जाता है ऐसे ही। फर्स्ट अगर गलत है तो हमारा आंसर, अच्छा, या तो सी होगा, या तो बी होगा, या तो डी होगा। आगे कह रहे हैं, रॉलेट बिल ने जजेस को ये अलाउ कर दिया कि आप जो है वो बिना ज्यूरीज के और खास तौर से पॉलिटिकल केसेस को अपने हाथों में ले सकते हैं, और पावर टू इंटर्नमेंट यानी जेल भी भेज सकते हैं बिना ट्रायल के। तो इसे ना अपील, ना दलील, ना वकील कहा गया। अपील की भी कोई नीड नहीं देखने को मिल रही इस एक्ट में। अपील का मतलब आप अपील करो, ठीक है, जज के साथ। इसके बाद ना ही कोई दलील है, मतलब कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। दलील का मतलब अपने समर्थन में कुछ कहना। ना ही किसी वकील की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट ट्रायल की बात कह रहे हैं, मतलब बिना ट्रायल के ये इंटर्नमेंट की बात कह रहे हैं। तो इस कारण से पहला गलत है, बट दूसरा बिल्कुल सही है। तो आंसर डी है। आगे बढ़ते हैं, रेवोल्यूशनरी एंड एनार्किकल क्राइम्स एक्ट पॉपुलरली किस नाम से हम जानते हैं? तो इसे हम रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। आगे सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है। पहला कह रहे हैं कि रॉलेट एक्ट जो है वो सेडिशन कमेटी के रिकमेंडेशन पर था। दूसरा कह रहे हैं रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग को यूटिलाइज करने का प्रयास किया। तीसरा कह रहे हैं जो भी साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शनी थी, डेमोन्स्ट्रेशन थे, ये रॉलेट सत्याग्रह के साथ ही कोइंसाइड करते हैं। तो आप इसे ऐसे समझिए कि रॉलेट सत्याग्रह और साइमन कमीशन में गैप था। जो साइमन कमीशन है काफ़ी बाद में देखने को मिलती है 1928 में, तो ये तो काफ़ी पहले का टाइम पीरियड है। थर्ड तो गलत हो गया, तो इसका मतलब 1 तो होना ही होना है। दूसरा कह रहे हैं गांधी जी ने होम रूल लीग, हाँ, तो आप इसे ऐसे समझिए, जो होम रूल लीग के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, जो कि एनी बिसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी ने स्टार्ट करा था, डेफिनेटली इनका यूटिलाइजेशन भी हुआ, क्योंकि हम देखते हैं बाद में गांधी जी इनकी लीडरशिप में रहते हैं। तो आंसर इसका बी है। सिविल सर्विसेज का ही क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट का क्या प्रयास था?
कंपलसरी इकोनॉमिक सपोर्ट दी जाए। दूसरा कह रहे हैं इम्प्रिजनमेंट हो बिना ट्रायल के और समरी प्रोसीजर। तो ये तो आंसर साफ तौर से दिख रहा है कि इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा बिना ट्रायल के, इसलिए ना वकील, ना अपील, ना दलील। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान रॉलेट एक्ट को काफ़ी इंडिग्नेशन यानी एक तरीके से गुस्से का सामना करना पड़ा। इसका क्या कारण था? यह सिविल सर्विस का क्वेश्चन है। रिलीजन के फ्रीडम नहीं, बिल्कुल गलत। ट्रेडिशनल एजुकेशन को सप्रेस करता है, नहीं। लोगों को बिना ट्रायल के इम्प्रिजन कर देता है, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज को कर्व कर देता, नहीं ये बात गलत है। रॉलेट एक्ट जब पास हुआ तो वायसराय कौन थे? तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। 1919 में जो वायसराय थे वो थे केम्सफोर्ड। अच्छा, इसे कैसे याद रखोगे ऐसे क्वेश्चन को? अगर आपको ईयर याद है तो आपका काम बन जाएगा। तो 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आती है जिसे क्या कहते हैं? मोंटेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉपुलर इंडिग्नेशन देखने को मिली जिससे मैसेकर हुआ ब्रिटिशर्स के द्वारा जालियांवाला बाग में। तो ये तो हमें इसका आंसर पता है, ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं रॉलेट एक्ट की। रॉलेट एक्ट के खिलाफ ही हम देखते हैं कि इंडिग्नेशन रहता है लोगों के बीच और इसके बाद जालियांवाला बाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिविल सर्विसेज का ही है। 1916 में मौलाना मोहम्मद अली और अबुल कलाम आज़ाद रिजाइन कर देते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल से। इसका कारण ये दिया जा रहा है कि रॉलेट एक्ट पास हो जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, भले ही इसका अपोज करते हैं सभी इंडियन मेंबर्स फिर भी। आई डोंट थिंक कि इसमें, अच्छा हाँ एक चीज़ और समझिए, इन्होंने क्या कहा है, मौलाना मोहम्मद अली और अबुल कलाम आज़ाद। दोस्तों बहुत ही शानदार सवाल है। असल में जो मौलाना मोहम्मद अली और जो अबुल कलाम आज़ाद जी हैं, देखिए यहाँ इन्होंने 1916 कहा है, राइट। तो 1916 नहीं, 1919 के टाइम पे, क्योंकि रॉलेट एक्ट तो 1916 में नहीं ना देखने को मिला। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एक वे में देखा जाए तो आंसर इसका डी है, पहला गलत है। ईयर ही गलत बेसिकली है। अभी वैसे हम खिलाफत मूवमेंट के बारे में बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज का है। तो अभी हमने पढ़ा कि एनारिकल और जो रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट है इसे हम रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है और आई होप आप ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इजीली कर लेंगे। पार्टीशन सबसे पहले देखने को मिला बंगाल का 1905 में, और इसके बाद आप देखो तो लखनऊ पैक्ट हुआ 1916 में, फिर आता है रॉलेट एक्ट जो कि 1919 में है, और उसके बाद एट द एंड हमें देखने को मिलता है डायर की। गांधी जी ने फर्स्ट पीजेंट मूवमेंट कहाँ लॉन्च करा? तो इसका आंसर हमें पता है। अच्छा देखिए, सीडीएस के पुराने क्वेश्चंस में भी ऐसे क्वेश्चन हैं और ये तो बहुत बार रिपीट भी हुए हैं सीडीएस में, सीएपीएफ में। चंपारण सत्याग्रह के बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा और भी क्वेश्चन है क्या चंपारण से? पहला, अच्छा ये भी सीडीएस का ही क्वेश्चन है। पहला कह रहे हैं इंडिगो प्लांटर से संबंधित था। अच्छा ये आप अटेम्प्ट करिएगा। दूसरा कह रहे हैं कि ये इसलिए स्टार्ट होता है क्योंकि यूरोपियन प्लांटर्स ऑपरेस करते हैं जमींदार्स को। देखिए ये बात गलत है, जमींदार्स को नहीं, पीजेंट्स को ऑपरेस करते हैं। पीजेंट्स को कहते हैं कि आप 20 में से 3 हिस्से में इंडिगो लगाइए। तो सेकंड गलत है, ठीक है, आंसर इसका ए है, वन ओनली। एनडीए का क्वेश्चन है। पहला कह रहे हैं चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के सेकंड अपीयरेंस को दिखाता है पॉलिटिकल लीडर के रूप में। तो नहीं ये बात गलत है ना, फर्स्ट आप देखो तो ये बिल्कुल फर्स्ट है, फर्स्ट अपीयरेंस हुआ है एज अ लीडर ऑफ मासेस के रूप में। ये नहीं पूछ रहे पब्लिकली वो कहाँ पहली बार पहुंचे हैं, वो अलग स्टोरी है। लीडर ऑफ मासेस के रूप में पहली बार इन्होंने कहाँ लीड करा? तो ये फर्स्ट टाइम लीड करते हैं चंपारण सत्याग्रह में। दूसरा कह रहे हैं कि चंपारण सत्याग्रह लॉन्च हुआ ताकि जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे इंडिगो प्लांटर्स उनके लिए। हाँ तो सही है, डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छा आइडिया लग रहा होगा इनसे। आगे देखिए, एनडीए का पुराना क्वेश्चन है। पहला कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का फर्स्ट अपीयरेंस को दिखाता है। अब ये बात प्रूफ हो गई ना कि सेकंड नहीं है। ये देखो 2 सालों बाद रिपीट हुआ था, सेकंड दे करके दिया था। तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है यंग नेशनलिस्ट जैसे राजेंद्र प्रसाद जी, जेबी कृपलानी जी, इन्होंने गांधी जी के साथ वर्क करा चंपारण में। दूसरा कह रहे हैं इसी मूवमेंट के दौरान गांधी जी ने अपनी सत्याग्रह की फिलोसफी को फॉर्मुलेट किया। नहीं ये बात गलत है, ये साउथ अफ्रीका में ही इन्होंने स्टार्ट करा था, ठीक है, और इसकी स्टोरी भी हमने समझी। थर्ड तो गलत है। अच्छा थर्ड गलत होने से आंसर आ जा रहा है ना, तो आंसर इसका बी है, 1 और 2। हाँ ये बात मैंने यहाँ पे लिख दी है, 1907 में ही पहली बार ट्रांसवाल में। गांधी जी को ज्वाइन किन्होंने करा चंपारण से स्ट्रगल में? पुराना, काफी पुराना क्वेश्चन है, बट आप देखो उस टाइम से पूछते हुए आ रहे हैं। वल्लभ भाई पटेल जी नहीं, चंपारण नहीं पहुंचे थे उस टाइम पे। जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद जी नहीं, जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे। तीसरा कह रहा है राजेंद्र प्रसाद जी और अनुग्रह नारायण सिन्हा जी। और चौथा कह रहा है महादेव देसाई जी और मणिबेन पटेल जी। और दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन सी है। राजेंद्र प्रसाद जी के विषय में हमने पढ़ा,
बट अनुग्रह नारायण सिन्हा जी के बारे में हमने नहीं पढ़ा, तो ये मैं अलग से आपको मेंशन कर दूं। देखिए अनुग्रह नारायण सिन्हा जी जो है इन्हें बिहार विभूति कहा जाता है और ये गांधीयन थे डेफिनेटली। और फर्स्ट जो उप मुख्यमंत्री होते हैं ना, जो डिप्टी सीएम होते हैं, वो देखने को मिले। और जो बिहार राज्य उनके पहले वित्त मंत्री भी ये थे। तो चंपारण में इन्होंने काफी क्लोजली वर्क किया गांधी जी के साथ। आगे बढ़ते हैं। अगेन ये सीडीएस का ही क्वेश्चन है। सत्याग्रह के बारे में पूछ रहे हैं। सबसे पहले सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में एक्सपेरिमेंट किया गया और इंडिया में आप देखो चंपारण में। हाँ, दोनों ही बातें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी चंपारण क्यों जाते हैं? तो सत्याग्रह मूवमेंट को लॉन्च करने, नॉन कोऑपरेशन को नहीं, इंडिगो कल्टीवेटर्स के ग्रेवेंसेज को यानी समस्याओं को इंक्वायर करने, और चौथा कह रहे हैं जमींदार से खिलाफ फाइट करने। नहीं, ये सब गलत है। हमें पता है कि सबसे पहले वो इंडिगो कल्टीवेटर की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, उन्हें इंक्वायर करते हैं और इसके आधार पर फिर डिसीजन लिया जाता है। नाउ आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, यानी असहयोग आंदोलन। तो इसे हम समझेंगे, बट इससे पहले हमें खिलाफत आंदोलन समझना है। तो बात करते हैं खिलाफत मूवमेंट की। तो देखिए बात कुछ ऐसी है कि ये वर्ल्ड वॉर का भी टाइम है, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर में क्या हो रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आसपास जो टर्की है ये जर्मनी के साथ एलाई करते हैं और ऑस्ट्रिया के साथ ब्रिटिशर्स के खिलाफ। लेकिन जब ये वॉर एंड होता है तो ब्रिटिशर्स एक काफ़ी कड़ा कदम लेते हैं टर्की के खिलाफ। टर्की को डिसमेंबर कर दिया जाता है और खलीफा को उनके पद से हटा दिया जाता है। तो इनसे डेफिनेटली जो ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखो तो मुस्लिम्स काफ़ी आहत होते हैं। क्यों? बिकॉज वो रिगार्ड करते हैं टर्की के सुल्तान को अपने स्पिरिचुअल लीडर के रूप में, यानी खलीफा के रूप में। तो डेफिनेटली इनकी सिंपैथीज टर्की के साथ रहती हैं। तो इंडिया में भी आप देखो तो मुस्लिम्स क्या डिमांड करते हैं ब्रिटिशर से कि जो खलीफा का कंट्रोल है, जो मुस्लिम के सेक्रेट प्लेसेस हैं इनमें, ये इसी तरीके से रिटेन होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा ये खलीफा शुड बी लेफ्ट विथ सफिशिएंट टेरिटरीज आफ्टर टेरिटोरियल अरेंजमेंट्स। ये दो मुख्य बातें हैं। तो 1919 में आप देखो तो खिलाफत कमेटी गठित की जाती है। कब? 1919 में। और ये किनके लीडरशिप में होती है? अली ब्रदर्स के लीडरशिप में। अली ब्रदर्स दो भाई हैं, उनका नाम है शौकत अली और मोहम्मद अली। इसके अलावा और भी मेंबर्स रहते हैं खिलाफत कमेटी में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी हैं, अजमल खान हैं, हसरत मोहानी हैं। और बेसिकली वही इनका कहना रहता है कि ब्रिटिशर्स के साथ, कि ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को टर्की के खिलाफ अपने रवैये को बदलना चाहिए। कांग्रेस भी डेफिनेटली सपोर्ट करते हैं और उन्हें लगता है कि ये एक अच्छा मौका है जिनमें हम खिलाफत के मुद्दे को और नॉन कोऑपरेशन को साथ में जोड़ें। और ख़ास तौर से गांधी जी को ये बात लगती है कि काफ़ी अच्छा समय है जिनमें हम हिंदू मुस्लिम की एकता को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और मुस्लिम्स मासेस को भी नेशनल मूवमेंट से जोड़ सकते हैं। कांग्रेस की भी आप देखो तो हालत कुछ ऐसी थी कि अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल में ज़्यादा विश्वास रख नहीं रहे थे। इन्हें पता चल गया था, ब्रिटिशर्स के जो काले चेहरे हैं वो सामने आ गए थे इनके पास। जैसे मैंने बताया पंजाब इंसिडेंट्स, और बिल्कुल जो ये हंटर कमीशन वगैरह की रिपोर्ट है, ये सारी चीज़ें काफ़ी आहत कर रही थी कांग्रेस के मेंबर्स को। मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस का पूरा समर्थन दिया और मुस्लिम लीग ने यह भी डिसाइड करा कि हम फुल सपोर्ट करेंगे कांग्रेस का इस मुद्दे पर। तो 31 अगस्त 1920 को क्या होता है, खिलाफत कमेटी जो कि इलाहाबाद में बैठती है, ये कैंपेन चलाते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। और ये जो मूवमेंट है ये गांधी जी की लीडरशिप में देखने को मिलता है। बट अगले ही महीने हम देखते हैं कि एक स्पेशल सेशन है कांग्रेस का कलकत्ता में, और इसमें कांग्रेस ने अप्रूव कर दिया है एक नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को। यानी नॉन कोऑपरेशन मतलब असहयोग के प्रोग्राम को। टिल द पंजाब एंड खिलाफत रोंग्स वर रिमूव्ड एंड स्वराज वाज एस्टेब्लिश्ड। तो मेन मुद्दा यह है कि खिलाफत मूवमेंट वाला प्रॉब्लम एक तरीके से पहले सॉर्ट आउट हो, इसके साथ ही जो स्वराज है ये स्थापित हो। क्या क्या चीज़ें हैं? तो वही सब चीज़ें हैं जो बाकी आंदोलन में भी देखने को मिलती हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस को बायकॉट कर देना है, लो कोर्ट्स को डिस्पेंसेशन जहाँ से न्याय दिए जा रहे हैं उन चीज़ों को बायकॉट करना है। इसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल को बायकॉट करना है, फॉरेन क्लॉथेज को बायकॉट करना है, खादी वगैरह का इस्तेमाल करना है। इसके साथ ही हैंड स्पिनिंग को भी यूज करना है। गवर्नमेंट ने जो टाइटल दिया है, ऑनर्स दिए हैं, उनका त्याग कर देना है, रेनंसिएट कर देना है। इसके बाद जो सेकंड फेज है इनमें मास सिविल डिसओबीडियंस भी शामिल है, जैसे गवर्नमेंट सर्विस से रेजिग्नेशन कर देना, टैक्सेस को नहीं पे करना। ये कुछ मुख्य मुद्दे हैं। और देखिए इन्हें रटना नहीं है, आप इसे ऐसे समझिए कि डेफिनेटली अगर जो मास मूवमेंट आया है इनसे ब्रिटिशर्स का सपोर्ट हटा देना है। और ये कब होगा? जब ब्रिटिशर्स ने जो आपको सम्मान दिया है आप उससे हटा दें। इसके साथ ही आप अगर गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस से भी हट जाते हैं, बॉयकॉट करते हैं उनका, तो डेफिनेटली ब्रिटिशर्स को झटका लगेगा।
दोस्तों दिसंबर 1920 में कांग्रेस का एक नागपुर सेशन देखने को मिलता है। तो ये वाला जो है सितंबर वाला, ये एक स्पेशल सेशन है कलकत्ता में। खैर ये जो नागपुर सेशन है, इनमें नॉन कोऑपरेशन के प्रोग्राम को इंडोर्स किया गया, यानी इन पर जोर दिया गया कि हम नॉन कोऑपरेशन पर टिके हुए रहेंगे। दूसरा ये कि सेल्फ गवर्नमेंट को हम अब संवैधानिक माध्यमों से, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स की बजाय अब हम एक तरीके से स्वराज को पीसफुल और लेजिटिमेट मीन से इन्हें हासिल करेंगे स्वराज को। यानी एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल होगा। यानी ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स ने लॉ बनाए उनके दायरे में हम रह करके करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम दायरे से बाहर जाएंगे, संविधान के दायरे से उस समय के, बट हम अपने आप को पीसफुल ही रखेंगे। यानी अगेन यहाँ पे भी नॉन वायलेंस वाला एलिमेंट बिल्कुल है। कुछ ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस भी देखने को मिले, जैसे जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है 15 मेंबर्स की, ये सेटअप की गई। इसके बाद गांधी जी ने ये डिक्लेयर करा कि जो नॉन कोऑपरेशन का प्रोग्राम है ये कंप्लीटली इम्प्लीमेंट किया जाएगा और स्वराज हमें 1 साल के अंदर प्राप्त करना है। तो इस स्टेज में आप देखो तो मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बिसेंट, जीएस खरपड़े जी, बीसी पाल जी, इन्होंने कांग्रेस को लेफ्ट कर दिया, क्योंकि ये तो पूरे तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों को मान रहे थे, यानी लॉफुल तरीके से सब कुछ कानूनी दायरे में होकर होगा। इसके बाद सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जी ने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन को फाउंड करा, और इसके बाद ये नेशनल पॉलिटिक्स में एक छोटा रोल प्ले करते हैं, बेसिकली इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के बाद। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, बहुत अच्छे से इसे याद रखिएगा कि इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के फाउंडर कौन है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ना दोस्तों अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करते हैं। तो ये क्वेश्चन सीडीएस का है। इसमें इन्होंने पूछा है कि कौन से न्यूज़पेपर सेट में आप देखो तो एजुकेटेड इंडियन मुस्लिम के कंसर्न को रिफ्लेक्ट किया गया है खिलाफत मूवमेंट के दौरान। यानी जो चिंताएं हैं खासतौर से इंडियन मुस्लिम्स में खिलाफत मूवमेंट को लेकर के, इस चीज़ के बारे में है। कॉमरेड हमदर्द, कॉमरेड और हिंदुस्तान टाइम्स, जमींदार और मुस्लिम वॉइस, कॉमरेड हमदर्द, जमींदार और अल हिलाल। देखिए इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी है। अगर हम कॉमरेड और हमदर्द अखबारों की बात करें तो ये मौलाना मोहम्मद अली जी के द्वारा देखने को मिला, जो कि खिलाफत कमेटी के काफ़ी इंपॉर्टेंट मेंबर थे। इसके बाद अल हिलाल, जो कि अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। ये डायरेक्ट पूछते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जमींदार है, जो कि मौलाना जफर अली खान जी के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। तो डेफिनेटली ये सारे ही जो न्यूज़पेपर्स हैं ये इन समस्याओं को दिखाते हैं खिलाफत मूवमेंट की। खिलाफत मूवमेंट किनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया तो हमें पता ही है, अली ब्रदर्स के द्वारा, जिनमें अली ब्रदर्स ने खिलाफत कमेटी को लीड किया। गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को क्यों सपोर्ट किया? पहला कह रहे हैं खलीफा हैड गिवन शेल्टर टू इंडियन रिवोल्यूशनरीज, यानी इंडियन रिवोल्यूशनरी को शेल्टर दिया गया इस कारण से। गांधी जी चाहते थे कि इंडियन मुस्लिम्स का सपोर्ट लिया जाए ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तीसरा कह रहे हैं खलीफा ने इंडियन स्ट्रगल को सपोर्ट करा इसलिए। चौथा कह रहे हैं खलीफा गांधी जी के फ्रेंड थे। देखिए इसका आंसर ऑप्शन बी है, हमें पता है, क्योंकि मेन मुद्दा तो वही है कि हर स्ट्रीम में यहाँ पे शामिल किया जाए और एक कॉमन कोज के लिए फाइट किया जाए, जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट है। हु वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस? तो देखिए इसका आंसर गांधी जी ही है, ठीक है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना अली ब्रदर्स से। उन्होंने खिलाफत कमेटी जरूर गठित की, बट जो ये कॉन्फ्रेंस हुआ ना फाइनली, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस, ये तो गांधी जी के नेतृत्व में था। खिलाफत कमेटी एक्सेप्टेड महात्मा गांधी सजेशन फॉर अ नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन इट्स मीटिंग एट। तो ये कह रहे हैं कि खिलाफत कमेटी ने इस बात को माना कि गांधी जी का जो सजेशन है कि हम नॉन वायलेंट तरीके से ब्रिटिशर्स के खिलाफ युद्ध में एक तरीके से प्रोटेस्ट में रहेंगे। तो ये किस मीटिंग में देखने को मिला? बॉम्बे, नागपुर, इलाहाबाद या कानपुर? तो देखिए 31 अगस्त की बात है, जो खिलाफत कमेटी है इलाहाबाद में, ये नॉन कोऑपरेशन के खिलाफ कैंपेन स्टार्ट करती हैं, और ये फाइनली गांधी जी की लीडरशिप में देखने को मिलता है। तो इसका आंसर तो बिल्कुल सी है। आगे बढ़ते हैं। खिलाफत मूवमेंट को दोनों ही हिंदूज और मुस्लिम से सपोर्ट मिला, और हालांकि इसके अलावा भी ये जो मूवमेंट है ये अपने मोमेंटम को खो देता है, ऐसा क्यों? तो देखिए खिलाफत कमेटी बिल्कुल सही चल रही होती है, बट आप देखो समय बीतता है, उसके बाद क्या होता है कि खलीफा का जो ऑफिस है यही अबोलिश हो जाता है टर्की में। तो ये फिर कोई खास एक ज्वलंत मुद्दा रह नहीं जाता है, ये एक रीजन रहते हैं, और भी रीजन रहते हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे। तो आंसर इसका ए है, यूपीएससी सीएपीएफ का क्वेश्चन है। खलीफा का ऑफिस अबोलिश कर दिया जाता है टर्की में आफ्टर वर्ल्ड वॉर। खिलाफत मूवमेंट वाज बिल्ट अराउंड, ये भी सीएपीएफ का क्वेश्चन है। तो खलीफा की सॉवरेंटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, नेशनल मूवमेंट को अपोज करने के लिए
पहला कह रहे हैं कि ब्रिटिश रूल को अपोज करने के लिए, चौथा कह रहे हैं लेक ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज को प्रोटेस्ट करने के लिए। तो इसका आंसर हमें पता है कि खलीफा की सॉवरेंटी को बनाए रखने के लिए खिलाफत मूवमेंट देखने को मिला। तो आंसर इसका बी है। अगला सवाल देखिए, सिविल सर्विसेज का है। खिलाफत मूवमेंट डिड ब्रिंग द अर्बन मुस्लिम्स इनटू द फोल्ड ऑफ नेशनल मूवमेंट। और इसका कारण कह रहे हैं कि प्रीडोमिनेंट एलिमेंट देखने को मिलता है एंटी इंपेरियलिज्म का, दोनों ही नेशनल और खिलाफत मूवमेंट में। तो देखिए इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है, अर्बन मुस्लिम्स भी शामिल होते हैं नेशनल मूवमेंट में और ये खिलाफत मूवमेंट के कारण हो पाता है। और एंटी इंपेरियलिज्म यानी ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये एक डोमिनेंट एलिमेंट देखने को तो मिलता ही है। आगे बढ़ते हैं, खिलाफत मूवमेंट के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, ये आपसे पूछ रहे हैं, यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, एनडीए का। खिलाफत मूवमेंट ने डिमांड करा कि खलीफा को मुस्लिम्स के होली प्लेसेस में कंट्रोल रिटेन रखना है। दूसरा कह रहे हैं जो रेडिकल ट्रेंड देखने को मिला खिलाफत मूवमेंट में, ये रिप्रेजेंट किया गया यंगर लीडर्स के द्वारा, जैसे मोहम्मद अली जी हैं, शौकत अली जी हैं, मौलाना आज़ाद जी हैं। तीसरा कह रहे हैं इंडियन मुस्लिम लीडर्स ने खिलाफत को यूज करा एज अ सिंबल के रूप में, जिससे इंडियन मुस्लिम कम्युनिटीज़ को यूनाइट किया जा सके। चौथा कह रहे हैं जो दिल्ली कॉन्फ्रेंस हुआ सेंट्रल खिलाफत कमेटी का 1920 में, इसमें एक मैसिव नॉन कोऑपरेशन को लॉन्च करने की बात की गई। तो अभी हमने पढ़ा ये जो कमेटी सेंट्रल खिलाफत कमेटी का जो कॉन्फ्रेंस था ये दिल्ली में नहीं बल्कि इलाहाबाद में था। तो डी गलत है और हमारा आंसर जो है वो डी है। नेक्स्ट यूपीएससी का ही क्वेश्चन, और हम देख रहे हैं एक छोटे से टॉपिक पर कितने सारे सवाल हैं। खिलाफत मूवमेंट में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं देखने को मिलती है? गांधी जी ने इसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से लिंक करा, ये सपोर्ट नहीं किया गया कांग्रेस के द्वारा। टर्की सुल्तान को विषय में डिमांड किया गया कि ये कंट्रोल बनाए रखें मुस्लिम सेक्रेड स्पेसेस में, जो कि उस टाइम पे ऑटोमन एम्पायर का पार्ट थी। और चौथा कह रहे हैं कि मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा लीड किया गया। तो हमने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस ने मैसिव सपोर्ट दिया मुस्लिम लीग का और मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस का सपोर्ट करा। ये बात तो साफ तौर से गलत है, सेकेंड वाली, इट वॉज नॉट सपोर्टेड बाय कांग्रेस, ऐसी बात गलत है। द ग्रीन बुक ये मुस्लिम लीग की कॉन्स्टिट्यूशन थी, इसे किन्होंने ड्राफ्ट करा? काफ़ी फैक्चुअल और मुश्किल सवाल है ये। तो जो खिलाफत कमेटी को लीड कर रहे थे एक रूप में इनिशियली, तो उनका जो उनमें जो अली ब्रदर्स हैं उनमें मौलाना मोहम्मद अली जी हैं, तो इन्होंने ही द ग्रीन बुक के नाम से जो मुस्लिम लीग है इनके कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहाँ से पहुंचेगा ये? 1990 आप देखो खिलाफत मूवमेंट का जो मेन पीक टाइम है जो कि 1919 का है, वो तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से कहीं भी शामिल नहीं है। गांधी जी हैड बीन वन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ, तो मैं जैसा कि मैंने बताया ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस जब गठित होती है तो गांधी जी को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। तो इस कारण से ऑप्शन डी सही है, क्योंकि पहला गलत है। दोस्तों इसके बाद स्टोरी कुछ ऐसी चलती है कि गांधी जी को कांग्रेस के द्वारा काफ़ी प्रेशर भी बढ़ जाता है, प्रेशर इन पर लगाया जाता है, क्योंकि वही कहा जाता है कि आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करिए। और अहमदाबाद सेशन होता है 1921 में। तो 1921 में ये जो होता है सेशन, जिनमें प्रेसिडेंट कौन रहते हैं, तो चित्तरंजन दास जी रहते हैं वाइल स्टिल इन जेल। और इसके बाद हाकिम अजमल खान को एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है उस टाइम पे। तो जो 1921 में अहमदाबाद सेशन है, इनमें गांधी जी को सोल अथॉरिटी दे दी जाती है कि अब आप संभालिए पूरे मुद्दे को। और 1922 में गांधी जी जो है वो ब्रिटिशर्स को ये थ्रेटन करते हैं कि हम सिविल डिसोबीडियंस को शुरू कर देंगे अगर पॉलिटिकल प्रिजनर को नहीं रिलीज किया गया तो। और प्रेस पर भी बहुत सारे कंट्रोल लगाए गए थे, उन्हें भी हटाने की मांग गांधी जी के द्वारा की गई। और दोस्तों हमें पता है कि जब काफ़ी पीक में रहता है हमारा 1920 वाला मूवमेंट, तो उस टाइम पे चौरी चौरा में एक घटना देखने को मिलती है। बेसिकली स्टोरी ये रहती है कि पुलिस जो है यहाँ के लीडर्स को काफ़ी बीटन कर देते हैं, क्योंकि ये लिकर सेल के खिलाफ आप देखो तो ये कैंपेन रहता है। इसके बाद जो गुस्साई हुई भीड़ रहती है, ये पुलिस में इनके साथ डेफिनेटली ये पूरे के पूरे उसमें जो पुलिस स्टेशन है इस पर ही फायर लगा देती है और इनमें 22 पुलिस वालों की जान चली जाती है इस वायलेंस में। तो गांधी जी को लगता है कि अब ये जो मूवमेंट है ये डेफिनेटली वायलेंस रूप ले लिया है, तो अभी विद्रोह करने की टाइम आ गई है। तो गांधी जी जैसा कि हमें पता है कंप्लीट नॉन वायलेंट पर्सन थे और वो किसी भी मूवमेंट में वायलेंस को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। खैर कुछ सवाल हम करते हैं जिनसे हमें काफ़ी क्लैरिटी मिले। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, और ये आप देखो अभी सीडीएस में इन्होंने पूछा है। पहला कह रहे हैं जो कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन है ये बिल्कुल गाँव मोहल्ला लेवल तक पहुंच जाता है।
गवर्नमेंट की जो स्कूल्स कॉलेजेस हैं इसे बॉयकॉट कर दिया जाता है। लॉ और ऑर्डर मशीनरी को कांग्रेस वर्किंग कमेटी अपने हाथों में ले लेती है। चौथा कह रहे हैं सरेंडर कर दिया जाता है टाइटल और ओनर्स का। देखिए एक बात समझिए, हमने अभी पढ़ा कि दिसंबर 1920 में क्या क्या चेंजेस किए जाते हैं नागपुर सेशन में। तो इसमें एक बात हमने पढ़ी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी सेटअप की जाती है, जिससे अब ये कांग्रेस को लीड करेगी। बट ये कहाँ से लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में ले लेगी, ये तो ब्रिटिशर्स के पास थी ना। तो इस कारण से तीसरा गलत है। चौथा हाँ बिल्कुल, हमने देखा टाइटल और ओनर्स जो है ये तो सरेंडर किए ही गए। Who was the president of the special session of Indian National Congress held in Calcutta in सितंबर, अच्छा ये वही पूछ रहे हैं कि सितंबर 1920 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, क्योंकि स्पेशल सेशन के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये जो कलकत्ता में स्पेशल सेशन हुआ था ये लाला लाजपत राय जी के नेतृत्व में हुआ था। अब देखिए मैंने बहुत अलग अलग तरीके के पेपर को इंक्लूड करा है जो कि यूपीएससी के द्वारा लिया जाता है, जिसमें ईएसआईसी भी है। तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पूछ रहे हैं। वर्किंग क्लास स्ट्राइक में जाते हैं बहुत सारे शहरों में। दूसरा कह रहे हैं कुछ जो हिल ट्राइब्स हैं ये फॉरेस्ट लॉ को ही वायलेट कर देते हैं। तीसरा कह रहे हैं अवध में जो किसान है टैक्सेस देने से मना कर देते हैं। तो हमें पता, देखिए इसका आंसर डी है, बहुत जगहों पे किसान टैक्सेस देने से मना कर देते हैं। वर्किंग क्लास डेफिनेटली स्ट्राइक में जाती है। और कुछ चूंकि सम कह दिया गया तो कुछ हिल ट्राइब्स में फॉरेस्ट लॉ को भी वायलेट किया जाता है, क्योंकि जो भी चीज़ें ब्रिटिशर्स का प्रतीक है, अब ब्रिटिशर्स ने ऐसे ऐसे कानून ही बना रखे हैं तो उन्हें तोड़ा ही जाएगा मूवमेंट के दौरान। विच ऑफ द फोर लिंग्विस्टिक रीजन इन साउथ इंडिया रिमेन्ड अनअफेक्टेड बाय द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब इस क्वेश्चन को मैं क्या कहूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आप पढ़िए और अटेम्प्ट करने का प्रयास करिए। पहला कह रहा है केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। तो इसका जो आंसर है ना वो कर्नाटक है। कर्नाटक में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अनअफेक्टेड रहा, मतलब कोई प्रभाव नहीं देखने को मिला। अब देखते हैं कैसे। तो गांधी जी ने जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करी तो केरला से के केलपन जी थे जिन्होंने एक मुख्य लीडर के रूप में इसे ज्वाइन करा। इसके बाद आप देखो तो अलूरी सीताराम राजू जी हैं जो कि एक ट्राइबल पीजेंट लीडर थे। ये आंध्र प्रदेश से लीड करते हैं ट्राइबल पीपल के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान। तमिल प्रोविंस में आप देखो तो यहाँ पे भी लीडर्स हैं जिनमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच स्प्लिट देखने को मिला। मॉडरेट्स जो है वो कस्तूरी रंग अयंगर जी के नेतृत्व में रहते हैं। और इसके बाद आप देखो तो जो नॉन कोऑपरेशन का मुद्दा है ये काफ़ी ज्वलंत मुद्दा, एक बर्निंग इशू बन जाता है। तो बाकी क्षेत्रों में तो हम देख रहे हैं बट डायरेक्ट अफेक्शन हम कर्नाटक में नहीं देख रहे हैं। काफ़ी टफ क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन किसी भी मॉक टेस्ट में नहीं होते हैं। कुछ बातें हैं यहाँ पढ़ लेना, वैसे ये तो हमने कवर किया है। ठीक है, बॉयकॉट करना फॉरेन गुड को, सभी ऑनर्स मेडल्स ये चीज़ें दोबारा लौटा देना, और कॉलेज कोर्ट इनको बॉयकॉट करना क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के प्रतीक हैं। द कॉल फॉर रेनंसिएशन ऑफ ऑल वॉलंटरी एसोसिएशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी सभी चीज़ों को रिनाउंस कर देना वॉलंटरी एसोसिएशंस। ये चीज़ कहाँ पे देखने को मिली, तो ये चीज़ हमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान देखने को मिलती है। असहयोग आंदोलन में हम देखते हैं कि जो जितने भी वॉलंटरी यानी स्वेच्छा से जो भी एसोसिएशंस हैं, जैसे जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या बाकी सारी चीज़ें हैं, जो भी मेडल्स वगैरह दिए गए हैं, उसके अलावा और भी जो ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट के साथ जो स्वैच्छिक संगठन है, उन सब चीज़ों को त्याग कर देने की बात देखने को मिलती है, क्योंकि ब्रिटिशर्स का सहयोग नहीं करना है। तो इसके लिए तो फिर हमें उनसे अलग होना पड़ेगा, ये नॉन कोऑपरेशन का पार्ट है। नॉन कोऑपरेशन के दौरान काफ़ी सारे फॉरेन क्लॉथेज भी जलाए गए, और इस बर्निंग का किन्होंने विरोध करा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए टैगोर जी एक ह्यूमनिस्ट है, यूनिवर्सलिस्ट है। उनका मानना था कि ये चीज़ तो बिल्कुल सही है कि हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करें, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है, होना ही चाहिए डेफिनेटली। बट ये फॉरेन क्लोथेज से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ऐसा इसलिए, देखिए बहुत सारे रीज़न है, आप केवल एक आउटराइटली नहीं कह सकते कि ये चीज़ गलत है या सही है, हमें अलग अलग पर्सपेक्टिव से समझना पड़ेगा। तो टैगोर जी का ये कहना था कि जो फॉरेन क्लोथेज हैं इनकी अभी ये काफ़ी चीप हैं, तो इनसे क्या है, ये बिल्कुल जो मिडिल क्लास है और बाकी सारे लोग हैं वो अफोर्ड कर पा रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ये जो क्लोथेज है इन्हें डायरेक्टली जलाने से कोई खास बेनिफिट नहीं है। तो इवन टैगोर जी का ये भी कहना था, द बर्न क्लोथेज हीप्ड अप बिफोर द वेरी आईज ऑफ आवर मदरलैंड सिवरिंग एंड असेम्ड इन हर नेकेडनेस। इन्होंने बेसिकली वही बात कही कि जो जितने बड़े जो ढेर हम देख रहे हैं कपड़ों के, जले हुए कपड़ों के, इनसे डेफिनेटली हमें काफ़ी दुख हुआ है और ये हमारे लिए काफ़ी शर्म की बात है। ठीक है, तो ये भी आप देख लो, इनमें एंगल हैं, एथिक्स अगेंस्ट इकोनॉमिक्स का एक एंगल है, और भी बहुत सारे एंगल हैं, एथिक्स के वे में भी आप इसे एनालाइज करिए। ठीक है,
तो टैगोर जी ने इस चीज को इनसेंसेट वेस्ट बताया है, निष्ठुर बर्बादी। आगे बढ़ते हैं और ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पर यूपीएससी ईपीएफओ का सवाल है। इकोनॉमिक बायकॉट काफी ज्यादा इंटेंस था और सक्सेसफुल रहा। मिडिल क्लास ने पार्टिसिपेट करा बहुत बड़ी संख्या में। तीसरा कह रहे हैं कि अनइवन ज्योग्राफिक स्प्रेड देखने को मिलता है, यानी अलग अलग क्षेत्रों में ये फैलता है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ ही बाकी गांधीयन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जैसे एंटी लीकर मूवमेंट भी, उनको भी कुछ सफलता मिलती है। तो आप इसे ऐसे समझिए कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में किन किन सेक्शन ने भाग लिया। सबसे पहले मिडिल क्लास के बारे में समझते हैं। तो अब इसे ऐसे समझिए कि ये असहयोग आंदोलन है, और जो मिडिल क्लास के लोग हैं ये स्टार्टिंग में मूवमेंट को लीड तो कर रहे हैं, बट बाद में ये गांधी जी के प्रोग्राम पर बहुत ज़्यादा डाउट भी करते हैं। जैसे कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, इनमें आप देखो तो ये इलाइट पॉलिटिशियंस का सेंटर था, तो इनमें गांधी जी का जो प्रयास है वो बहुत लिमिटेड था। ये जो रिस्पॉन्स था रेजिग्नेशन का गवर्नमेंट सर्विसेज से, इन्हें सीरियसली नहीं लिया गया। और जो न्यू कमर्स आ रहे थे इंडियन पॉलिटिक्स में, बेसिकली वो ही लीड कर रहे थे। जैसे राजेंद्र प्रसाद जी बिहार में, वल्लभ भाई पटेल जी गुजरात में, इन्होंने सॉलिड सपोर्ट प्रदान करा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लेकर के। तो हम कह सकते हैं कि जो मिडिल क्लास है इन्होंने इनिशियली तो काफ़ी सपोर्ट दिखाया, बट बाद में ये काफ़ी डाउटफुल भी रहते हैं। बट यहाँ कह दिया गया काफ़ी लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट किया, तो ये बात गलत है। बाकी चीज़ें आप देखो, इकोनॉमिक बैकआउट, हाँ आर्थिक रूप से बहिष्कार किया जा रहा है जिससे ब्रिटिशर्स को झटका लगा। कपड़े वगैरह जलाए जा रहे हैं ब्रिटिश वाले जो गुड्स हैं उन्हें। अनइवन, हाँ बहुत सारे क्षेत्रों में ये फैलता है, जैसा कि हमने देखा। इवन जो फॉरेस्ट लॉज है उनका वायलेशन किया जाता है, और भी कई सारी चीज़ें हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ ही बाकी गांधीयंस ने भी, जैसे एंटी लीकर मूवमेंट, हाँ ये भी चला, एंटी लीकर मूवमेंट भी देखने को मिला। इनफैक्ट एक कंप्लीट हड़ताल भी ऑर्गेनाइज की जाती है रांची में 16 मार्च 1921 को। और इनमें आप देखो तो राजेंद्र प्रसाद जी भी स्पीचेस देते हैं रांची में 1921 में। तो ये सारी चीज़ें भी है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, एंटी लीकर मूवमेंट। इसके अलावा और भी क्षेत्रों में आप देखो एंटी लीकर मूवमेंट के विषय में, विल्लुपुरम में भी एंटी लीकर मूवमेंट देखने को मिलता है। पीजेंट्स की बात करते हैं तो जो किसान है उन्होंने बहुत ज़्यादा मैसिव सपोर्ट दिखाया। हालांकि कांग्रेस क्लास वॉर के खिलाफ थी, मतलब एक क्लास का दूसरे क्लास से एक तरीके से वॉर ना हो, स्टिल मासेस ने काफ़ी सपोर्ट दिया। और बिहार में आप देखो तो लोअर अपर कास्टेज के बीच कन्फ्रंटेशन भी हो गए कई सारी चीज़ों को लेकर के। बट इन जनरल आप देखो तो पीजेंट्स जो है वो लैंडलॉर्ड्स और ट्रेडर्स के खिलाफ थे। बिजनेस क्लास, तो इकोनॉमिक बायकॉट के दौरान आप देखो तो बिजनेस क्लास डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इन्हें तो फायदा होगा ही, स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल होगा, तो इनकी चीज़ें भी, क्योंकि ये भारत के अंदर बन रही हैं। लेकिन जो बिग बिजनेसेस थे इनका एक बड़ा सेक्शन थोड़ा डाउटफुल रहा। डाउटफुल और भी चीज़ें रहती है ना, एक तरीका भी रहता है, वे किस वे में लीड किया जा रहा है मूवमेंट को। काफ़ी सारे लोग गांधी जी का मैसिव सपोर्ट कर रहे थे, जबकि काफ़ी सारे लोग स्केप्टिकल थे उनके आइडियाज़ को लेकर के। ये क्वेश्चन यूपीएससी सीडीएस का है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पूछ रहे हैं। इट वॉज मार्क्ड बाय सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन ऑफ पीजेंट्स फ्रॉम कर्नाटक। और दूसरा कह रहे हैं इट वॉज मार्क्ड बाय नॉन ब्राह्मण लोअर कास्ट पार्टिसिपेशन इन मद्रास एंड महाराष्ट्र। यानी बेसिकली कर्नाटक के किसानों का काफ़ी सपोर्ट देखने को मिला। दूसरा कह रहे हैं कि जो लोअर कास्ट है इनका पार्टिसिपेशन देखने को मिला मद्रास और महाराष्ट्र में। तीसरा कह रहे हैं कि लेबर अनरेस्ट की कमी देखने को मिली, यानी लेबर्स ने कम पार्टिसिपेशन किया, किनमें, असम में, बंगाल में और मद्रास में। चौथा कह रहे हैं इट वॉज बेडली सेकेंड बाय द चोरी चोरा इंसिडेंट, यानी 1922 में जो चोरी चोरा कांड होता है इनसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान मिला। और इसके बाद गांधी जी ने डिसाइड करा कि वो काफ़ी छोटे लेवल पर जाकर के मासे अब ये मूवमेंट को चलाएंगे। तो आप अभी हमने ये पढ़ा है वैसे, हाँ ये अपना सीडीएस का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए सीडीएस 2018 का, इसमें इन्होंने पूछा कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। इन्होंने कहा कि सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन देखने को मिला कर्नाटक में। इसके बाद ये क्वेश्चन आप देखो तो सीडीएस 2022 का है, मतलब सीडीएस के ही सीडीएस में रिपीट कर रहे हैं। तो सीडीएस एस्पिरेंट को बहुत अच्छे से समझना है, और ये आसान सवाल तो है नहीं, काफ़ी टफ है, आपको बुक्स में तो देखने को मिलेंगे ही नहीं जनरली। यूपीएससी ने इसका आंसर दिया है डी। दैट मीन्स पहला बिल्कुल गलत है, और हमने देखा भी किस तरीके से ये गलत है। दूसरा सही है, और तीसरा जैसे कह रहे हैं कि असम, बंगाल, मद्रास, ये वो क्षेत्र थे जहां लेबर्स ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन किया, क्योंकि एक टी वाला भी एंगल आता है, ठीक है, चाय वाला भी एक एंगल है यहाँ पे लेबर अनरेस्ट के पीछे। तो ये बात तो अपने आप में गलत ही है। और वैसे इसे एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं, क्या ये होता है? तो पहला कह रहे हैं कि चौरी चौरा के बारे में। तो चौरी चौरा के बारे में हमें पता है कि जो चौरी चौरा वाला इंसिडेंट है, उसके बाद क्या होता है कि बिल्कुल कंप्लीट तरीके से मूवमेंट को बंद कर दिया जाता है, ना कि ये मच स्मॉलर स्केल में चलता है।
ये तो वैसे भी नहीं होगा। तो ये तो गया। उसके साथ ही आप अगर ये थोड़ा सोच पाएँ कि ये वाली बात थोड़ी नेगेटिव है, लैक ऑफ लेबर इंटरेस्ट बिल्कुल कह दिया गया है, तो ये आउटराइटली कह पाना मुश्किल है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं। अगेन ये आपने पहले से अगर पढ़ा है तो ठीक है, अदरवाइज़ इसका आंसर डी है। अभी प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे से और इसे समझ लीजिए, क्योंकि ये पूछना चाह रहे हैं कि बाकी क्षेत्रों में किस तरीके से फैला, किन मासेस ने, किन तरीके के लोगों ने सपोर्ट करा। ठीक है, अलग अलग डायमेंशन में ये पूछ रहे हैं एक ही मूवमेंट को, और ये चीज़ पीवाईक्यू से ही क्लियर होती है। अभी आप देखना इस क्वेश्चन को देखिए आप, इसमें भी इन्होंने यही पूछा है कि जो यूनाइटेड प्रोविंस है, जो कि यूपी वाला क्षेत्र है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस रहा। अब ये किस बुक में है, डायरेक्टली नहीं है। वैसे तो मैं काफ़ी सारे बुक आपको बता सकता हूँ, बट उन्हें पढ़ना डेफिनेटली स्पेक्ट्रम और बाकी सारे बुक्स के बाद टाइम नहीं बचेगा हमारे पास। तो इन्हें हम सेंस करके पता कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली नॉर्दर्न इंडिया में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग में था, तो कैसे कह पाना काफ़ी मुश्किल है कि ये वीक था। तो पहला तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहे हैं लिटरेरी आउटक्रॉप जो रहा नेशनल कॉर्पोरेशन का बंगाल में, ये काफ़ी मेग्र था, कम था स्वदेशी एजिटेशन के कंपैरिजन में। तो देखिए जिस तरीके से स्वदेशी एजिटेशन था बंगाल वाले क्षेत्र में खास तौर से, ये तो काफ़ी मैसिव था ही नॉन कॉर्पोरेशन के मुकाबले, क्योंकि स्वदेशी एजिटेशन खास तौर से बंगाल वाले क्षेत्र से ही जुड़ा है, बंगाल पार्टीशन के बाद देखने को मिल रहा है, तो उसके कंपैरिजन में ये छोटा है नॉन कॉर्पोरेशन। तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, बट आप देखो क्या दोनों में से कोई एक्सप्लेनेशन है। पहला कह रहे हैं कि यूनाइटेड प्रोविंस वाले क्षेत्र में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस देखने को मिला कांग्रेस का, क्या इसके कारण कि ये नॉन कोऑपरेशन बंगाल में मेगर था, कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है। बट बातें दोनों सही है, तो बहुत ध्यान से आपको ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। दोनों बातें इंडिविजुअली ट्रू हैं, बट स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट 1 का। और आपको पता होगा रिसेंटली सिविल सर्जन ने इस ट्रेंड को भी अडॉप्ट करा। एक और ट्रेंड है वो मैं आपको बताऊंगा, अब देखना मे भी वो फिर से रिपीट हो, मैं ये कह नहीं सकता कि रिपीट होगी या नहीं, बट वो काफ़ी यूनिक है। और वो पता है एनडीए के पेपर में पूछे हैं, एनडीए और सीडीएस में काफ़ी सारा, वो मैं बताऊंगा आपको। सीडीएस 2019 का क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट ये है कि नॉन कोऑपरेशन जो है ये पंजाब में शुरू हुआ स्टूडेंट मूवमेंट के साथ, और ये इंस्पायर हुआ लाल लाजपत राय जी के द्वारा जनवरी 1921 में। स्टेटमेंट 2 ये है कि सिख ने डोमिनेट करा सेंट्रल पंजाब कंट्री साइड को, और इस तरीके से पावरफुल अकाली अफसर्स देखने को मिला। तो मतलब सीडीएस में हर एंगल से इन्होंने पूछ लिया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हर स्टेट में किस किस वे में फैला। तो पंजाब में हाँ ये शुरू होता है लाला लाजपत राय जी के इनिशिएशन पर, तो ये बात बिल्कुल सही है। और जो पंजाब का सिख डोमिनेटेड सेंट्रल एरिया था, इनमें आप देखो तो अकाली अपसर्ज भी देखने को मिलता है, इसके बारे में हम और डेप्थ में पढ़ेंगे। फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सही है, बट अगेन यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन इसका ये नहीं दे रहा है, तो आंसर इसका बी है। अगला देखिए, महात्मा गांधी जी की कौन सी डिमांड नहीं थी इनसे पहले, जब इन्होंने नॉन कोऑपरेशन लॉन्च करा उससे पहले। गवर्नमेंट को रॉलेट एक्ट को विड्रॉ कर लेना चाहिए। दूसरा कह रहे हैं गवर्नमेंट को रिग्रेट एक्सप्रेस करना चाहिए कि जो जालियांवाला बाग में मैसेकर हुआ उसके कारण। तीसरा कह रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट को लीनियंटली बिहेव करना चाहिए टर्की के साथ। चौथा कह रहे हैं गवर्नमेंट को एक बेटर स्कीम रिफॉर्म्स की लानी चाहिए एक्ट ऑफ 1919 के बदले। तो देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, आप इसे ऐसे समझिए कि ये ए बी सी तो शामिल है, बट डायरेक्ट ऐसी कोई बात नहीं कि 1919 से बेटर स्कीम लाई जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 तो ठीक है लाई गई अपने आप में, डेफिनेटली इनका मिक्स्ड ओपिनियन देखने को मिला, खासतौर से कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं करा बहुत ज़्यादा, बट स्टिल आप देखो तो स्कीम दूसरी लाई जाए ये बात नहीं रखी गई साथ में। तो इस कारण से डी है इसका आंसर। बाकी चीज़ें हैं डेफिनेटली है, ये तो अपना एंगल है जिसमें हम खिलाफत क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके साथ ही आप देखो तो गवर्नमेंट ने, हाँ ये बात भी गांधी जी को बहुत बुरी लगी कि एक तो ये मैसेकर हुआ ही है, इसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ स्पष्ट कहा नहीं है, ये बात भी है। और रोलेट एक्ट को तो विड्रॉ करने वाली बात है ही। कौन सा प्रोग्राम नहीं अडॉप्ट किया गया कांग्रेस के द्वारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान? पहला कह रहे हैं टाइटल को, ऑनररी ऑफिसेज को, रेजिग्नेशन को, इन सब चीज़ों को सरेंडर करना। दूसरा कह रहे हैं चिल्ड्रन को विड्रॉ करना गवर्नमेंट स्कूल से। तीसरा कह रहे हैं इलेक्शन, फॉरेन गुड, गवर्नमेंट कोर्ट, इन्हें बाइकआउट कर देना। चौथा कह रहे हैं रेवेन्यूज़ को पे करने से इनकार कर देना। तो हाँ देखिए ये चीज़ तो है ही, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा, टाइटल वगैरह सरेंडर कर देना, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस को विड्रॉ कर देना यानी बॉयकॉट करना, ये भी है। इलेक्शन, फॉरेन गुड, गवर्नमेंट कोर्ट, ये हमने पढ़ा कि जो भी न्याय दे रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उसे भी नहीं मानना है, ये सब चीज़ें हैं। बट डायरेक्टली आप देखो तो गवर्नमेंट को रेवेन्यूज़ देने से मना करना, ये चीज़ क्यों एसोसिएटेड रहेगी? ये बात एसोसिएटेड नहीं है। आई नो काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, बट हैं तो हम ये कवर तो करेंगे ही, कुछ मैं स्किप कर नहीं सकता भले ही कितना भी वक्त लगे।
इट अर्ज्ड पीपल टू रिजाइन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिसेज, सन द ब्रिटिश लॉ कोर्ट, विड्रॉ फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेजेस एंड बॉयकॉट द इलेक्शन। आई नो आपको समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं दूसरी तरफ एक कैंपेन था जिसमें इंडिजीनस गुड्स यानी देसी वस्त्रों का, देसी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया जो हमारे देश की हैं, खासतौर से खादी है या होम स्पून क्लॉथेस है। डेफिनेटली हम बात कर रहे हैं किनकी। अच्छा, अब इनमें आप कंफ्यूज मत होना, स्वदेशी से। स्वदेशी मूवमेंट तो है ही अपने जगह पे, उनमें भी ये बात, ये एंगल है ही, इंडिजिनस गुड्स को यूज करना। बट ये वाली जो बात है ना, गवर्नमेंट ऑफिसेज का आप रिजाइन कर दीजिए, उसके बाद जो स्कूल्स वगैरह हैं उन्हें बॉयकॉट कर दीजिए इफ पॉसिबल, इसके बाद ब्रिटिश के जो लॉ कोर्ट हैं उन्हें नहीं मानना है, ये सब एंगल आपको साफ तौर से नॉन कोऑपरेशन में देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स का सहयोग नहीं करना है और इस चीज़ के लिए आपको रिजाइन कर देना, बॉयकॉट करना है ब्रिटिशर्स का। गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को 1922 में रोक दिया। इसका कारण यह है कि चोरी चोरा में जो वायलेंस हुई, इनसे ये एक कारण था मूवमेंट के स्टॉप होने का। हाँ, यही तो कारण था, चोरी चोरा में हिंसा हुई, तो इसके बाद नॉन कोऑपरेशन को गांधी जी के द्वारा रोक दिया गया। तो आंसर क्या होगा? ए करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कारण क्या क्या देखने को मिला? पहला कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है ये एक मास मूवमेंट बन गया, पहली बार हिंदू मुस्लिम में एकता की बढ़त देखने को मिली। डर जो था ब्रिटिशर्स के, जो लोगों के मन में था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ये हट गया। चौथा कह रहे हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो विलिंगनेस थी जिनसे ये पॉलिटिकल कंसेशन दे सके, यानी भारतीयों की जो राजनीतिक भागीदारी है, जो पॉलिटिकल कंसेशन है, इन्हें बढ़ा सकें, ये इच्छा भी देखने को मिली। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हिंदू मुस्लिम यूनिटी काफ़ी बड़ा फैक्टर है, डेफिनेटली है, नॉन कोऑपरेशन का पार्ट है, खिलाफत वाले एंगल से भी आप जोड़ के देखें। दूसरा कह रहे हैं कि जो डर था, हाँ ये बात भी हट गई, क्योंकि अभी देखा लोगों ने कि हाँ हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ अगर मिलजुल करके प्रोटेस्ट करें तो इनके हमें रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सेकेंड थर्ड तो है ही, बट आप ये देखो कांग्रेस मास मूवमेंट पहली बार बनता है, ये चीज़ गलत है। कांग्रेस जो मास मूवमेंट है ना, ये आपके 1905 में जो बंगाल पार्टीशन हुआ उसी टाइम पे बन जाता है मास मूवमेंट, ठीक है, ना कि नॉन कोऑपरेशन के टाइम पे। तो फर्स्ट तो गलत है, और चौथा भी गलत है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसी तरह का कोई पॉलिटिकल कंसेशन नहीं दिया इंडियंस को। अब देखिए जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद रिजल्ट्स आए, उसे तो सप्रेस किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, ना कि पॉलिटिकल कंसेशन दिए गए। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ एज अ रिजल्ट ऑफ एजिटेशन एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया गया, तो ये हमें पता है। ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत ज़्यादा इंक्लूड किए भी नहीं, बट आप देखो स्टिल सारे यूपीएससी के सवाल तो हैं। तो आंसर इसका क्या होगा? चोरी चोरा। चोरी चोरा में वायलेंट भड़क गई, यानी वायलेंस देखने को मिली, इस कारण से गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। अगला देखिए, द मूवमेंट वाज अ मिक्सचर ऑफ नेशनलिज्म, मिडिल क्लास पॉलिटिक्स, रिलीजन, फ्यूडलिज्म, एग्रेरियन डिसकंटेंट एंड वर्किंग क्लास एजिटेशन। दूसरा कह रहे हैं जो मूवमेंट हुआ असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये काफ़ी इंटेंसिटी में था किसी भी अन्य पॉलिटिकल एजिटेशन के मुकाबले जो पहले हुए, यानी ये काफ़ी बड़ा था दायरे में। तीसरा कह रहे हैं इस मूवमेंट से हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिला। तो ये तो डेफिनेटली एक एंगल है ही, ये तो हम पढ़ करके आए हैं, तो पहला तो गलत है। दूसरा आप देखो तो पहले के एजिटेशन से बड़ा था, ये बात भी हम पढ़ के आए हैं, तो सेकंड थर्ड तो होगा ही। तो अगर सेकंड थर्ड होगा तो हमारा इकलौता ऑप्शन बच रहा है, यानी ऐसा ऑप्शन ही नहीं है जिनमें 1 2 3 हो, तो हमें 1 को गलत मानना ही होगा। अब 1 गलत क्यों है? इसलिए गलत है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं, मतलब नेशनलिज्म वाली बात है, मिडिल क्लास पॉलिटिक्स है, रिलीजन है, ठीक है, उसके बाद फ्यूडलिज्म है, एग्रेरियन डिसकंटेंट है, ये सारा मिक्सचर नहीं देखने को मिला। और ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा ऑब्वियसली एलिमिनेशन के साथ जाएं अगर उस क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है तो। खैर हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए हैं यहाँ पे, तो जल्दी हम कंटिन्यू करते हैं आगे के लेक्चर को। धन्यवाद, जय हिंद।